दोस्तों, आप लोगों ने एक बड़ी ही फेमस एक कहावत सुनी होगी चाणक्य साहब जी के द्वारा जो बोली गई है कि दूसरों की गलतियों से सीखो। देखो, जिंदगी में ना यार डिसीजन गलत हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पूरी लाइफ जो है उसी जिंदगी को बिताएं जो आप लोग जीना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर ही देखिए, आप लोग बोल सकते हैं कि जल्दबाजी में दोनों के द्वारा जो डिसीजन लिया गया कि हाँ अपनी ज़िंदगी को एक साथ हम लोग बिताने वाले हैं, पर लेकिन वो जो डिसीजन है वो इनको जल्दी ही समझ में आ गया कि ये नहीं चलने वाली हैं चीज़ें। तो दोनों जो हैं वो सेपरेट हो गए और अलग अलग दोनों जो हैं वो शादी कर रहे हैं। तो ये आसानी से अपनी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन देने वाली बात हो गई, वरना क्या होता उसी जो रिलेशन है, जो भी रिलेशन चल रहा है वो टॉक्सिक हो सकता है, होता है वो आप लोगों की तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही रहा है, आने वाली जनरेशन की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो इससे अच्छा है कि अलग अलग होकर अपना आराम से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। अगर दोनों खुश हो तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, 99% जो मैसेज मेरे पास में आते हैं उसमें आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलती है कि सर एक रिलेशनशिप में चले गए और वहाँ से निकला नहीं जा रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। देखिए, रिलेशनशिप को यार काउंट करने का मेरा तो बस एक ही पैमाना है, मतलब एक तरीके से एक पैमाने के अंदर 2-3 पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा ये कि हमेशा उस रिलेशनशिप में रहो जिसमें आप लोग दोनों मिलकर एक पॉजिटिव साइड में प्रोग्रेस कर सको, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या आप लोग अपनी एक जिंदगी जो मिली है उस इंसान के साथ में बिताने वाले हैं जो कि आप लोगों को रेस्पेक्ट भी नहीं देता है। तो हमेशा रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट होना चाहिए। देखिए, पहले रेस्पेक्ट होना चाहिए, प्यार अपने आप आ जाता है, क्योंकि जिस इंसान को आप लोग रेस्पेक्ट देते हो ना वहां पर प्यार अपने आप आ जाता है। आप लोग माँ बाप की बात कर लीजिए, मम्मी पापा को हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं, अलग ही लेवल का प्यार रहता है। प्यार जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी में आप लोग वैसे डिसाइड कर सकते हैं, पर लेकिन एक तरह की फीलिंग होती है जो मुझे लगता है कि हमेशा रेस्पेक्ट से ही स्टार्ट होती है। जिस इंसान की आप लोग रेस्पेक्ट करेंगे उस इंसान से आप लोग प्यार करेंगे। ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है, हो सकता है आप लोगों की पर्सनल राय कुछ और हो। बाकी आप लोगों की क्या राय है कि टीना डाबी, आथर आमिर जैसे थे, इनको एक ही साथ रहना चाहिए था भले ही जो भी हो, या फिर अलग अलग अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। और आप लोग जिंदगी में क्या कोई ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे? क्या आप लोगों को किसी शादी में से निकलना है, रिलेशनशिप में से निकलना है? आसान नहीं होता है, ये आप लोग खुद भी जानते हैं, ठीक है। और खासकर उस लेवल पर जब नेशनल लेवल पर आप लोगों की न्यूज़ बन जाए तो ये वास्तव में ही अपने आप में बहुत ही एक हिम्मत वाला काम है। तो दोनों को मैं तो दाद देता हूँ यार अपनी तरफ से कि लगा साथ में नहीं रहना तो अलग हो गए और अपनी अलग अलग जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग इसके ऊपर क्या लिखना चाहेंगे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज है 4 जुलाई, काफी शानदार आज के डिस्कशन रहेगा यार, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। करंट और स्टैटिक का काफी प्यारा सा मिक्सचर आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊंगा, जिससे आप लोग एक नेक्स्ट लेवल पर अपनी स्टडी को लेकर जा पाएंगे। द हिंदू एनालिसिस, इसके साथ में अब आप लोगों का इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, अलग अलग मैगजीन के आर्टिकल भी यहाँ पर कवर करता हूँ, जिससे एक शानदार डिस्कशन हो आप लोगों का। और उसके एंड में कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इससे आप लोग अपनी पढ़ाई को और अच्छी डायरेक्शन में लेकर चल पाएंगे। वीडियो के एंड में आज जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो आप लोगों के सामने आएगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसी के साथ में 5 वोकेबलरी होंगी जो आंसर राइटिंग के साथ साथ में आप लोगों की स्पीकिंग स्किल जो इंग्लिश की है वो भी बढ़ाएंगे, और एनडीए सीडीएस में जो एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं वहां पर भी फायदा पहुंचाएंगी। अगर आप लोग आज के क्वेश्चन का आंसर दोगे तो कल आप लोग अभी यहाँ पर नाम आ सकता है। आज के एसएलवी कमांडो हैं जिनका नाम है प्रोग्रेस, तो नाम भी बड़ा अच्छा लिख रखा है, तो प्रोग्रेसिव वे में इनके द्वारा आंसर दिए गए, मुझे काफी अच्छा लगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से आंसर दीजिए। और आज के जो आंसर होते हैं, मतलब जो आज मैं आप लोगों को ये आंसर दिखा रहा हूँ, कल वाली वीडियो के नीचे मैं इनको पिन भी कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे से उनको देख सकें और अच्छे से आगे लेकर चल सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अच्छे से लेकर चलिए यार जिंदगी को, कोई भी डाउट आप लोगों को इन चीज़ों को लेकर नहीं होना चाहिए। एक मोटिवेशनल कोटेशन आप लोगों के सामने, साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चलती है जब चैन हो। चैन मतलब शांति, यहाँ पर तो चैन का मतलब शांति है जिंदगी में, और साइकिल की चैन आप लोगों को बताइए उसके बिना वो चलेगी नहीं आगे। तो मेरा मानना यह है कि अगर जिंदगी में कभी भी आप लोगों को लगता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, इवन चाहे आप लोगों को रूममेट से लग रहा है ना कि इरिटेट बहुत ज़्यादा हो रहे हो, या तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर डालो, या फिर आप लोग उसको छोड़कर कोई और अपना रूम चेंज कर लो, क्योंकि 1-1.5 साल मिलता है पढ़ने का, उसमें चिक चिक कर कर जिंदगी बर्बाद करने का कोई मतलब बनता नहीं है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात है डिसीजन लेना। हम लोग टालते रहते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है जो कि इंसान को बर्बाद किए रखती है, और पता भी नहीं होता है। इंसान सोचता है चलो यार जो चल रहा है चलने देते हैं, जो चल रहा है चलने देने वाली कहानी नहीं है, ये बर्बाद करके बैठ जाती है जिंदगी को। तो हमेशा इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन ले सकते हैं, इससे आप लोगों की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी और आप लोग एक अच्छे डिसीजन मेकर बनेंगे। ये मेरी तरफ से सजेशन है, बाकी आप लोग अपनी सूझबूझ इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। आज का आंसर राइटिंग या फिर आप लोग यहाँ पर जो एस्से राइटिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई बार ये कोटेशन आप लोगों की क्वेश्चन भी बन जाती है। तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं।
तो यहाँ पर लैंडस्लाइड का एक आर्टिकल भी होगा जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसे आप लोग वहां पर इसके बारे में लिख सकते हैं। बोला गया है दिस इज ओवर वर्ल्ड ए कॉमन वर्ल्ड, यानी कि ये हमारी दुनिया है, सबकी दुनिया, किसी एक की नहीं है। ऐसे नहीं कि मेरी दुनिया है फिर आपकी दुनिया है, सबकी दुनिया है। तो एवरीबडी शुड फील ए कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो हर एक इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इन्वायरमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट करें और इसके बारे में सोचें कि कैसे इसको हम लोग को अच्छा लेकर चलना है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये किसी एक देश के नहीं है, ये पूरी दुनिया के हैं और इसमें सबको बोला गया कि आप लोगों को इसको मेंटेन रखना है और यहाँ पर इन्वायरमेंट इन सब चीज़ों के बारे में बातें की गई है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। ये यूएसए के द्वारा अलग अलग लेवल के वीजा दिए जाते हैं, H1B वीजा, H4 वीजा, L1 वीजा। तो इनको मैच किया गया आप लोगों के हिसाब से, क्या ये सही है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। आप लोग बताइए आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। सही आंसर देना है, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है इसका। एक मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने अरेंज करना है। यहाँ पर जो अंडमान निकोबार वाले जो आइलैंड है उनको साउथ टू नॉर्थ, तो आप लोग या नॉर्थ से साउथ भी पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। तो ये 4 आप लोगों के पास में पोर्शन दे रखे हैं, कार निकोबार, इसी के साथ में लिटिल अंडमान, इसी के साथ में नानकरी, इसी के साथ में मिडिल अंडमान। तो इनको लगाना है ABCD, सही आंसर क्या होगा। और देखिए क्वेश्चन का जो भी आंसर रहता है ना आप लोगों को वीडियो के अंदर ही मिल जाए, वीडियो के अंदर तो अगर नहीं मिले तो आप लोगों को PDF में डाल देता हूं ताकि आप लोग वहां से जाकर उसको भी देख सकें, ठीक है। PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, यहाँ पर और भी कई सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर की जाती है, तो उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कल एक वीडियो बनाई थी, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ये अभी रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी जो है इसकी वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है, ठीक है। और बाकी आंसर राइटिंग के 2 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा और SLV PDF पर आप लोगों को जो चीजें मिल ही जाती है उसको आप लोग नोट्स वगैरह उसको आप लोग देखते रहिए। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन लेकर चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कल मैंने आप लोगों का एथिक्स की केस स्टडी डाली थी और सैटरडे में आप लोगों को निमन दिया था, तो ये आप लोग अच्छे से आगे लेकर चल सकते हैं जिससे आप लोग पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में बनाए रखें। लैंडस्लाइड के ऊपर एक आर्टिकल अभी आ जाए जो कि एडिटोरियल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और लैंडस्लाइड के ऊपर पहले भी कई सारे आर्टिकल आ चुके हैं। लैंडस्लाइड का मतलब अगर आप लोगों को कोई दिखाए तो क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर गाड़ी यहाँ पर सड़क पर हो, कोई ऊपर से ऐसी हरकतें हो जाए तो आप लोग सोचो कि कितने सारे इंसानों की यहाँ पर जान जा सकती है। तो सेम सिचुएशन जो आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल रही है, ऐसी सिचुएशन अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में जो है कई सारे एरिया में देखने को मिली। खासकर बात करूंगा यहाँ पर मणिपुर के अंदर, तो मणिपुर के अंदर यहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिली जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। कई सारे क्या ये बोला जा रहा है लगभग 37 लोगों की जान गई, और इसमें कई सारे हमारे आर्मी के जवान भी थे। तो ये जो लोगों की यहाँ पर जान गई है अभी, और 28 ऐसे हैं जिनको अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया, क्योंकि सोचो यहाँ पर कोई ऐसा मलबा अगर खिसकेगा उसके नीचे कोई दब जाएगा तो फिर उसके चांसेस कितने बनते हैं यहाँ पर बच जाने के। ऐसा ही एक इंसिडेंट देखने को मिला था यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर लास्ट ईयर अगर बात करें तो यहाँ पर ये एक डॉक्टर थी जिनकी पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। आप लोग देखते हैं ये यहाँ पर अपनी जो है यहाँ पर पिक्स खिंचा रही है और इनके पीछे यहाँ पर ये ब्रिज है, ठीक है। तो ये ब्रिज है और उसी टाइम की यहाँ पर इनकी पिक है। ये बोल रही थी कि देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, लाइफ इज नथिंग विदाउट मदर नेचर। इनके द्वारा यहाँ पर पोज दिया गया था, और यही वही पुल है जो यहाँ पर टूटा था और लैंडस्लाइड आई थी और 9 लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी, जिनमें से ये भी एक थी यहाँ पर ये। तो ये सारी सिचुएशन जिसकी वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आ गई थी। तो लैंडस्लाइड जो है ये ऐसा नहीं है कि इधर ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जहां जहां पर फ्लड जोन है वहां पर कई जगह लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। खासकर अगर बात करें तो आज की डेट में ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहाँ पर देखते हैं जहां जहां पर बाढ़ आती है, खासकर वहां पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में काफी देखने को मिलती है, केरला वाले रीजन में तो ये तो फ्लड जोन बताया गया है वैसे, पर लैंडस्लाइड भी मैक्सिमम आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाती है जहां पर ये सारी कंडीशन बनती है। अगर पूछे यहाँ पर आज की डेट में आप लोगों से, जैसे फ्लड आ गया तो फ्लड की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड आप लोगों को देखने को मिलती है। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, जैसे रॉक्स वगैरह या फिर कोई डिब्री या कोई अर्थ का अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है जो यहाँ पर फ्लो होकर आता है उसकी वजह से देखने को मिलेगा। और लैंडस्लाइड जहां पर होता है खासकर अगर बात करें तो हिमालय के अंदर देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्टर्न घाट में, नीलगिरी वाली कोंकण रीजन में। तो ये एरिया है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन देकर पूछ ले जाए कि लैंडस्लाइड के बारे में बताओ कहां कहां पर देखने को मिलता है, तो ये उदाहरण आप लोग जरूर देना। मिटिगेशन करने के भी तरीके हैं। अगर बात करें यहाँ पर खासकर बात करें तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है उस पर्टिकुलर रोड पर, उस पर्टिकुलर एरिया पर जहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। नॉर्मली अगर बात करें फ्लैश फ्लड, एकदम बाढ़ आ जाना कहीं पर, लैंडस्लाइड का बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है।
लीज की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से लिमिटिंग एग्रीकल्चर, उस एरिया में एग्रीकल्चर को लिमिट कर देना चाहिए, डेवलपमेंट को लिमिट कर देना चाहिए। और एफोरेस्टेशन, जैसे मैंने बताया था पेड़ लगाना सबसे शानदार तरीका है। इस तरीके के एरिया में जितने ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं उतना ही ज़्यादा हम लोग यहाँ पर शांति बना पाएंगे और अच्छे से चीज़ों को आगे लेकर चल पाएंगे। तो वही बात बोली जा रही है यार, देखो कहीं ना कहीं हम लोग इन्वायरमेंट को ना छेड़ रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर ये हरकतें देखने को मिल रही है। हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अनसाइंटिफिक तरीके से, जहाँ पर पहाड़ों को काट कर वहाँ पर हम लोग पुल बना दे रहे हैं, कहीं पर सुरंग बना दे रहे हैं, कहीं पर होटल खड़ा कर दे रहे हैं, कहीं पर बांध बना दे रहे हैं, तो नेचर को अगर इतना छेड़ोगे तो यार फिर वो अपना रूप दिखाएगी, रुद्र रूप फिर निकल कर आता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग चले जाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो इनके ऊपर काम करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, क्योंकि उनको पता रहता है कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। अगर ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी तो ये काफ़ी एक तरीके से खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो इसके बारे में आर्टिकल है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, कल को क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप लोग के माइंड में क्लियरिटी रहेगी तो आप लोग कभी भी डाउट नहीं रखेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा, आप लोग थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को बंद करने की कोशिश करिए। अच्छा, जैसे आप लोगों से मैं बोलूं कि आप लोग जो है अपनी सांस को कितनी देर तक रोक पाते हैं, आप लोगों ने कभी काउंट किया इसको कि हाँ हम लोग अपनी सांस को जो है वो इतने देर तक रोक पाते हैं। जैसे मैंने अपने कई बार ट्राई किए यहाँ पर, तो लगभग 40-45 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक जो है मैं उसको खींच लेता हूँ, ठीक है। इससे आप लोग की हालांकि काफ़ी एक तरीके से माइंड कॉन्सेंट्रेशन में भी काम करता है। आप लोग इसको किया करो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, यानी कि रोक के कहानी खराब करनी है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से अपनी सांस को अंदर तक रखोगे तो बॉडी ऑक्सीजन के अंदर, जो बॉडी जो है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और अच्छे से प्रवाह होगी। पर लेकिन यहाँ पर सोचो, जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आप लोगों की जा रही है और वो उसकी क्वालिटी जो है वो बेकार है, तो फिर आप लोगों का जो बॉडी का सिस्टम है उस पर कैसा वो इंपैक्ट डालेगी। तो आज की डेट में सबसे बड़ी चीज यही देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। तो उसी के ऊपर काम करना है। तो नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है, जो कि NARFI जिसको आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये आर्टिकल कवर किया गया काफी अच्छे से, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। और हाँ, जो लंबे समय तक सांस रोक पाता है वो अच्छा तैराक भी होता है, स्विमर अच्छा होता है वो, क्योंकि वो अपनी सांस को पकड़ बना पाता है, ठीक है। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देख पाएंगे। बहुत कुछ बताऊंगा यार, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। नहीं आप लोग कई सारी चीजें क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे आते हैं उनसे, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। आर्टिकल के एंड में क्वेश्चन होंगे, तो टकटकी लगाकर आप लोग देखेगा करंट प्लस स्टेटिक्स का बड़ा ही प्यारा सा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं NARFI के बारे में। तो ये क्या है? तो नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, तो ये हो गया NARFI। तो NARFI जो है ये यहां पर न्यूज में है, क्या है इसके बारे में बातें करूंगा। डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो कहां पर है? बेंगलुरु मतलब कर्नाटक के अंदर। तो इसके द्वारा यहां पर डेवलप किया गया है। तो हमारी कंट्री में जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया भी यहां पर ये NARFI। इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया है। यानी कि देश के अंदर में एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात की जा रही है। और जब एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है तो वो 3 एरिया पर काफी ह्यूज इंपैक्ट डालती है। एक तो कोई बच्चा अगर नया नया पैदा हुआ है, कोई बुजुर्ग है, या फिर कोई हॉस्पिटल में बीमार है, तो अगर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप लोग ये समझिए इनकी हेल्थ जो है वो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट होती हुई नजर आएगी। हम जैसे जो एक तरीके से यंग जो मुस्टंडे हैं उनको तो कोई ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी तो चलती है ऐसी जिंदगी हो चुकी है, एक तरीके से अभी उन्हें रम चुके हैं इन चीज़ों में। पर लेकिन सोचो एक ऐसा नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ है अभी रिसेंटली, उसको जब ऐसी ऑक्सीजन मिलेगी तो वो अभी उस चीज़ को पचा नहीं पाएगा। या कोई बीमार आदमी है तो कई बार यहाँ पर दुनिया भर की डेथ होती है एयर पोल्यूशन की वजह से, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी। तो ये ऐसे हानिकारक चीज़ें हैं जिनके ऊपर ऐसे काम करना जरूरी है, वरना और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी ये हमारे समाज को। कहानी तो आपने बड़ी बड़ी बता दी, पर लेकिन है क्या, ये काम क्या करने वाला है, थोड़ा वो भी तो बताओ इसका। तो नाम देखिए, नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो यानी कि एक तरीका फ्रेमवर्क आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली ये एक तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, डिसीजन मेकिंग में जो गवर्नमेंट की हेल्प करेगा। कल को चलकर गवर्नमेंट हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गई, कोई स्टार्टअप हो गया, कोई प्राइवेट वाला इंसान हो गया, एयर पोल्यूशन के मामले में अगर कुछ करना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इशू है डिफरेंट एरिया, क्लाइमेट चेंज या अलग अलग जोन के, तो उनको यहाँ पर टैकल करने में हेल्प करेगा। तो यानी कि एक तरीके से ये बैकबोन का काम करने वाला है। रिसर्च बेस ऑडिट इंफॉर्मेशन या इंडस्ट्री ओरिएंटेशन सॉल्यूशन आप लोगों को देगा। एक तरीके से नहीं, आप लोगों को बोले कोई यार ये काम आप लोग करना है,
तो एक ऐसा इंसान जो कि उसमें महारत हासिल किए हुए है उससे पूछोगे, या फिर एक ऐसा इंसान जिसने उस चीज के बारे में कभी जाना भी नहीं है, ठीक है, तो उससे पूछना चाहिए ना, जो उस फील्ड का इंसान हो। तो ये बिल्कुल आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, खेती अगर करनी है तो किसान के पास जाओगे, ठीक है, ना कि एक टीचर के पास में आके बोलोगे। टीचर तो बता तो सकता है, वो आप लोगों को क्या देगा, वो आप लोगों को एक तरीके से ऊपरी ज्ञान दे देगा, पर प्रैक्टिकल कौन बताएगा? जो किसान खेतों में गन्ना उगा रहा है, बीज बो रहा है, सिंचाई कर रहा है, वो खेतों के साथ में प्यार होता है, उसका कनेक्टिविटी होती है। ऐसे ही तैरने की बात आती है तो मिट्टी, जो ऐसी तैरने की बात आती है तो पानी में कूदोगे तभी तैरना सीखोगे, किताबें पढ़कर किसी से ना सीखा गया आज तक भैया, तो आप लोग कैसे सीख लोगे? तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो एक तरीका फ्रेमवर्क रहेगा यहाँ पर, जो कि इंक्लूसिव गाइड प्रोवाइड कराएगा एयर क्वालिटी के बारे में, ताकि उसको ढंग से साइंस बेस्ड सॉल्यूशन निकाला जा सके। यानी कि वो नहीं है कि नाक में नींबू डाल लो और कोरोना भाग जाएगा, गाय का गोबर पूरी बॉडी पर लपेट लो कोरोना भाग जाएगा, वो वाली चीजें नहीं होनी है यहाँ पर, ठीक है। गाय का गोबर अच्छा है, एक तरीके से मूत्र जो है वो भी अच्छा है, पर लेकिन उसका इस्तेमाल कहां पर होना है वो पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाय का गोबर खेतों की जगह जो है सर पे लगाए घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, शरीर पे लगाए घूम रहे हैं, तो ये एक तरीका अंधविश्वास हो जाता है यहाँ पर। उसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ है अगर, तो उसको इस्तेमाल करो आराम से। अगर ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है तो फिर उसके पीछे वो नहीं, एक तरीके से इंसान की जान चली जाए तो क्या होगा? पता चला किसी को कोरोना हो गया, उसको बोले कि गाय का गोबर लेप कर लो, सामने वाले की डेथ हो गई, तो यार सामने वाले की जिंदगी से थोड़े ना खेला जा सकता है। इंसान की डेथ हो जाने के बाद में उसको वापस नहीं लाया जा सकता। तो कुछ अगर एक्सपेरिमेंट भी करना है तो कि थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए चलेगा, डेथ हो जाए वो वहां पर नहीं खिलवाड़ करना है। तो प्रॉपर साइंस बेस्ड सॉल्यूशन करना है, किसी एक भभूति के उसमें नहीं आना है कि यहाँ पर ये एक तरीके से बाबा ने, भभूति ने, किसी ने या मौलवी ने, किसी ने इस तरीके से बातें बोल दी, वो नहीं करनी है। यहाँ पर एक ऐसा इंसान जो कि यहाँ पर जानता हो उसके बारे में, उसका ज्ञाता हो उसके बारे में बात करनी है। और एक प्रॉपर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि अलग अलग लोग जो है, जो भी यहाँ पर काम करना चाहते हैं, उनको मिलकर काम किया जा सके। खासकर जैसे मीडिया हो गया, जैसे कि आज के टाइम मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कहीं पर कोई ब्लड डोनेट कैम्प हो गया, कहीं पर किसी को पौधे लगाने, तो मीडिया कूद कूद कर वहां पर आ जाता है जरा सी देर में। तो पॉलिसी मेकर अपनी पॉलिसी बनाते हैं अच्छे इसी बेस पर कि हाँ उनको अच्छा, लोग जो है अच्छे से उनको अप्रिशिएट करें। तो इसको टोटल मिलाकर इनके द्वारा 5 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। 5 मॉड्यूल या 5 थीम आप लोग बोल सकते हैं, जिसके ऊपर इनके द्वारा काम करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर इसके बारे में ये काम करेंगे। ये अलग अलग थीम रखी गई है, जो कि इसके इर्द गिर्द सारी पिक्चर जो है वो घूमने वाली है। पहली थीम में यहाँ पर बात की जा रही है एमिशन इन्वेंट्री। एमिशन यानी कि जो उत्सर्जन हो रहा है उसका, जो भी यहाँ पर इन्वेंट्री मतलब एक तरीका भंडार, जहाँ पर चीजें रखी रहती हैं, सूची बनाते हैं जो, ठीक है। एयर साइड एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर एक तरीके से एयर का जो फ्लो जहाँ पर होता है, एक तरीके से नहीं, कोई ऐसा रीजन जहाँ पर एयर की सप्लाई हो रही है गिवन रीजन में, तो उसको आप लोग बोल सकते हैं एयर के द्वारा कवर किया गया, एयर सप्लाई के। मिटिगेशन, जहां पर किसी चीज को ठीक करने की बात की जाती है, ह्यूमन लाइफ पर, हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मॉनिटर करना है, फोरकास्ट करना है, एडवाइस करना है और लोगों तक पहुंचना है। सोशल डायमेंशन, इसी ट्रांजिशन क्या होना है, मतलब प्रॉपर पॉलिसी कैसे बननी है, ठीक है, सोल्यूशन क्या निकलना है, पब्लिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप सबको कैसे लेकर चलना है, स्टबल बर्निंग को कैसे रोकना है, नई टेक्नोलॉजी कैसे लेकर आनी है। तो ये थीम रखी गई है इनके द्वारा कि भाई साहब इनको पकड़ लो और इसके चारों ओर घुमा दो। आप लोग बोल सकते हैं कि इनका सिलेबस है, इन सिलेबस के चारों ओर यहाँ पर इनकी स्टडी घूमेगी। यहाँ पर ये सिलेबस के ऊपर इनको पूरा फोकस देकर चलना है, ठीक है। अगर बात की जाए एयर पोल्यूशन के बारे में, तो एयर पोल्यूशन 2 तरीके से होता है। कैसे कैसे? जैसे घरों में आप लोगों ने देखा होगा चूल्हे जलाते हैं, घरों में हारे नहीं होते हैं जिसमें दूध गर्म करते थे, हालांकि आज की डेट में कम होते जा रहे हैं काफी लार्ज स्केल पर, क्योंकि लोग जो हैं जो आज के डेट में चूल्हे पर रखकर या फिर अपना नहीं एक गैस वैस पर या फिर हीटर पर रखकर दूध गर्म कर लेते हैं आसानी से। तो ये इंडोर पोल्यूशन होता है। आउटडोर आप लोगों को बताइए, गाड़ी अपना भट्टे या फिर जो भी चीजें चल रही हैं बाहर, वो सारी आउटडोर आप लोगों को फैलाती है। इसी के साथ में केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल ये एजेंट भी कई सारे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो पोल्यूशन कई तरीके से है आज की डेट में। पार्टिकुलेट मैटर हो गया, छोटे छोटे महीन महीन कण आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि खतरनाक होते हैं, और इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान की आज की डेट में जान तक ले रहे हैं। ओजोन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो इससे रिलेटेड दुनिया भर के इनिशिएटिव देश के अंदर में है। इवन मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि क्वालिटी ऑफ एयर आप लोगों को बताई जाती है कि भाई साहब आज ऐसी क्वालिटी रहने वाली है, अपनी सेहत का ध्यान रख लियो, हमें मत बोलिए फिर बीमार हो गए। तो ये कंडीशन कहां से निकल कर आती है? ये वहीं से निकल कर आती है जो हम लोग अपने घरों से निकालते हैं, अपनी बाइक से निकालते हैं, खेतों में चीजों को जलाकर निकालते हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, उन सब चीजों से। तो यहां पर ये इसको जो डिवाइड किया गया 0 से 50 का मतलब होता है कि अच्छी क्वालिटी की एयर है, जो हमारे भाग्य में तो कम से कम नहीं है, ठीक है, जो इंडिया के अंदर खासकर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। 51 से लेकर 100 तक सेटिस्फैक्टरी है भाई साहब, हमारे हिस्से में ये भी नहीं आती है। कुछ सिटी ऐसी हैं जिनकी बहुत अच्छी किस्मत है, 101 से लेकर 200 तक मॉडरेट कैटेगरी में है, और मैक्सिमम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 201 से 300 पुअर,
301 से 400 वेरी पुअर, और आधे तो यहाँ पर है। यहाँ पर एक ऐसी चीज होती है 400 से लेके 500 तक, तो एक खट्टा खट्टा एक ऐसा इंसान जो कि बॉडी से हष्ट पुष्ट है वो भी बीमार हो जाए, ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। इसी की वजह से हमारी कंट्री में दुनिया भर के लोगों की डेथ हो रही है और दुनिया भर के प्रोग्राम चलाए गए हैं। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन हो गया, सफर हो गया, ठीक है, जिसको ये सफर मतलब वो सफर नहीं है जो अपना एंजॉय करने वाला सफर है, ये सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग वाला सफर है। हालांकि इसके बारे में मैंने स्लाइड बना रखी है, आप लोगों के लिए डाल दी है यहाँ पर। आप लोग अगर इसको देखोगे तो ये कब स्टार्ट किया गया, तो पुणे, मुंबई और अहमदाबाद में इसको स्टार्टिंग में देखने को मिला। बनाया किसके द्वारा गया, IITM पुणे के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑपरेशनल कौन करता है, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। किन किन पर काम करते हैं, लगभग 24/7 काम करता है और 72 घंटे पहले चेतावनी दे देता है कि गड़बड़ होने वाली है, सुधर जाइए वरना मुझे मत बोलियो फिर, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये चीज़ों को चेक करता है यहाँ पर। रेनफॉल, टेम्परेचर उनके बारे में बताता है। तो इस सफर सिस्टम ला कर गया, बड़ा ही बेहतरीन सा सिस्टम था। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नेशनल कैपिटल रीजन में, NCR वाले रीजन में देखने को मिलेगी। भारत स्टेज 4 से सीधा 6 पर जंप कर गए, यानी कि इंजन जो 5वें नंबर के थे उनको खत्म कर दिया क्योंकि वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे थे। मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी के बारे में, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम चला रखे हैं एयर क्वालिटी के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग एक्ट याद रखिएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 का। ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो कि इन चीजों के बारे में रोकने की बात करता है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में तो काम यही किया गया है। आप लोगों को पता है घरों में हम लोगों ने जो गैस के चूल्हे प्रोवाइड कराए हैं ताकि इंडोर पोल्यूशन को कम से कम एटलीस्ट कम किया जा सके। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, तो गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी भाई साहब, बहुत सारे काम कर रही है। अब हम लोग को देखना है इसमें से इंप्लीमेंट कितने कर पा रहे हैं हम लोग, तो वो भी जरूरी है क्योंकि हमारे पार्टिसिपेशन के बिना ये चीजें पूरी नहीं होने वाली हैं। क्वेश्चन पूछ लिया गया यूपीएससी में 2011 में, बोला गया कि बता दो भाई साहब कि किस किस से यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर आज के डेट में विच आर द एमिशन, जो कोयले कंबस्शन से यानी कि कोयले को जलाते हो ना जब थर्मल पावर प्लांट के अंदर में, जिससे हमारी एनर्जी निकल कर आती है, तो कौन कौन सा निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल सी बात है निकलेगा, ठीक है। इसी के साथ में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, अगर बात करें ऑक्साइड ऑफ सल्फर, क्या ये निकलते हैं, जी हाँ ये निकलते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो सल्फर के हो गए, यहाँ पर ये हो गया ये पार्टिकुलेट मैटर कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर आंसर इसका डी हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया 30%, यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन 20% पार्टिकुलेट मैटर। इसीलिए बात की जा रही है बार बार कि कोयले के ऊपर जो भी यहाँ पर काम चलता है, कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको खत्म कर हम लोग को सोलर एनर्जी के ऊपर आना है। सारा खेल इसी का चल रहा है अब तक। और इवन SLVpedia चैनल पर आप लोग जाकर यहाँ पर कोयला सर्च करोगे तो यहाँ पर ये 3-4 खुल के आएंगे। यहाँ पर कोयले के बारे में डिटेल में बता रखा है। कोयला जो है GS पेपर 3 का बकायदा पार्ट है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा और एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ से पूछे गए कोयले को लेकर। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला जो कोयले का देश है वो है चाइना, फिर है USA, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंडोनेशिया, फिर है इंडिया, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर हमारे देश में कहाँ पर होता है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर रानीगंज हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर झरिया हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, ये झारखंड के एरिया हैं जहाँ पर दबाकर कोयला निकलता है। और झारखंड में गरीबी रहती है क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये भी कई बार बातें निकल कर आती है कि उनके एरिया में रिसोर्सेज हैं पर उन्हीं को नहीं मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर कई तरीके के कोयले आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे पेट हो गया, ठीक है, लिग्नाइट हो गया, सब बिटनमस हो गया, ठीक है, बिटनमस हो गया, एंथ्रेसाइट हो गया। तो ये क्वालिटी है कोयले की, ये जिसके बेस पर आगे चलता है। सबसे पहले 1974 में हमारी कंट्री में रानीगंज में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर कोयले से रिलेटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम किया था, जिसके चलते आज के डेट में कोयला हमारे देश में देखने को मिलता है। ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से खरीद कर लेकर आते हैं। इसलिए अदानी साहब जो हैं वो अभी प्रोजेक्ट उनके आप लोगों को देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, आंसर डी हो जाता है। कोई भी टॉपिक पढ़ो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकर जरूर चलो, ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा उसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सको, कल को कोई क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों के हाथ से क्वेश्चन न छूटे वहां पर, ठीक है। और अभी आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर जाकर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी 26, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा। उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेसिकली यही काम किया कि किस तरीके से हम लोग कोयले को जो है वो उसको खत्म कर सकते हैं 2070 तक का कार्बन एमिशन, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहां पर हुई है, 27 और 28 जो है वो आप लोग बताइए इन सब के बारे में। क्वेश्चन के आंसर हालांकि कईयों के आप लोग के वीडियो के अंदर ही मिलते रहते हैं, अगर प्रॉपर वे में आप लोग सुनकर चलते हो तो टेंशन मत लेना, रिवीजन होता रहेगा। जो क्वेश्चन पूछता हूं उसके आंसर आप लोग को आज नहीं मिलते हैं तो अगले दिन भी मिल जाते हैं। वीडियो के नीचे मैं पिन कर देता हूं कमेंट, जो भी अच्छे आंसर देता है, ठीक है। तो कोई भी SLV कमांडो होता है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, लास्ट वाली वीडियो के नीचे कोई ना कोई कमेंट पिन मिलेगा जिसने अच्छे से आंसर दे रखे हैं। तो पार्टिसिपेट जरूर करिए, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और फीडबैक जरूर दिया करो। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं उसको प्रैक्टिस किया करो, तो इससे आप लोगों को फायदा होगा और मुझे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोग जो है क्वेश्चन को समझ रहे हो, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार यहाँ पर, और कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। इसको ज्योग्राफी वाले सेक्शन के साथ में, GS पेपर 1 के साथ में या फिर प्रीलिम्स के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। बात की जा रही है उमलिंग लॉ के बारे में।
ओमलिंग ला जो है ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है वर्ल्ड के अंदर में, यानी कि इससे ऊंचा वर्ल्ड के अंदर में ये सड़क नहीं है जहां पर गाड़ी चलाई जा सके। तो अभी यहाँ पर 18वां एडिशन रॉयल इनफील्ड जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया, तो ये यहाँ पर इंडिया गेट से इसको स्टार्ट किया गया था और अभी आगे यहाँ पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर लगभग 70 राइडर हैं जो कि लगभग 18 दिन की जर्नी जो है वो कंप्लीट करेंगे। कितनी यहाँ पर 2700 किलोमीटर की, और वहां तक ये पहुंचेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। इवन लोकेशन बेस भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उमलिंग ला जो है ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लोकेशन समझ में आ जाती है तो फिर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है ताकि एग्जाम में अगर आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप लोग उसके बारे में बता सको, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है यहाँ पर पर्टिकुलर जो ये रीजन है, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो रोड है ये डेवलप की गई है, आसान नहीं था रोड बनाना इस तरीके की जगह पर, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर। आप लोग सुनकर हैरान होंगे, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो है, जहां से माउंट एवरेस्ट का आप लोगों को साउथ बेस देखने को मिलेगा, उससे भी हाई है इसका एल्टीट्यूड, ठीक है। इसका है ये, अगर सी से आप लोग इसकी ऊंचाई देखोगे तो 19,300 फीट है यहाँ पर ये, जबकि यहाँ पर 17,598 फीट है माउंट एवरेस्ट का जो बेस है यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। इसी के चलते अगर बात करें, जैसे बात की जा रही है यहाँ पर खारदुंग ला पास के बारे में, तो उससे भी ऊंचाई पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो रोड, इतनी खतरनाक रोड यहाँ किसके द्वारा बनाई गई, तो एक ही इंसान है और वो है ब्रो। ये ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो वही ये महान काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो इसके द्वारा बनाई गई और यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की गई। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। क्या इससे ऊपर पहले कोई हुआ करती थी? जब तक हमारे द्वारा ये कंप्लीट नहीं किया गया उससे पहले यहाँ पर बोलिविया के अंदर हुआ करती थी 18,953 फीट पर, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या कर दिया 19,300 फीट, तो हमारी सबसे ऊपर अभी यहाँ पर हो गई है। तो ये याद रखिएगा। तो इसके चलते क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और ये पूरा काम जो किया गया है प्रोजेक्ट हिमांक के हिसाब से किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं किसके हिसाब से, ये प्रोजेक्ट के हिसाब से हुआ है। तो प्रोजेक्ट हिमांक जो है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है, लद्दाख वाले रीजन या फिर आप लोग बोल सकते हैं। इसको स्टार्ट किया गया था 1985 में, तो आज की बात नहीं है, बाबा आदम के जमाने की बात है। कितना लंबा एफर्ट डाला तब जाकर यहाँ पर ये काम जो है वो कंप्लीट हो पाया है। ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, खासकर स्टेट पीसीएस का तो बड़ा ही फेवरेट ये एरिया है। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों से कई बार यूपीएससी भी स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लेती है कि कौन सा पास जो है वो किस एरिया को लिंक करता है। जैसे यहाँ पर बनिहाल पास है, यहाँ पर कश्मीर वैली को आउटर हिमालय प्लेन साउथ के साथ में कनेक्ट करता है। इसी के साथ में बारालच्छा, ठीक है, लच्छा पराठा नहीं है, ठीक है, बारालच्छा बारालच्छा जो है ये लाहौल जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली उसके साथ में लेह वाला रीजन लद्दाख जो है बेसिकली उसके साथ में इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश को लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर फोतुला पास है, यहाँ पर ये लेह विद कारगिल के साथ में कनेक्ट करता है। रोहतांग पास जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, कुल्लू वैली के अंदर जाते हैं ना, कुल्लू मनाली हनीमून स्पॉट जिसको बोलते हैं, तो वहां पर देखने को मिलेगा। तो कुल्लू वैली विद लाहौल एंड स्पीति वैली, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है सिपकिला पास के बारे में, तो ये कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा जो कि तिब्बत के साथ में कनेक्ट करता है। इसी के साथ में यहाँ पर जेलीपला पास है, यहाँ पर ये सिक्किम को यहाँ पर तिब्बत के साथ में कनेक्ट करता है जो कि चाइना का पार्ट है। कहने के लिए चाइना ने हड़प लिया, हालांकि नाथुला पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार न्यूज में भी रहा है यहाँ पर ये। इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इंडिया और चाइना की लड़ाई के टाइम पर फिर इसको बंद कर देता। सिक्किम को यहाँ पर तिब्बत के साथ में कनेक्ट करता है। लिपू लेक पास आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी तरीके से। ये यहाँ पर बात की जा रही है, बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर चंडूनास वैली जो है यहाँ पर उसके साथ में ऑटोनोमस रीजन को चाइना के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करता है, ठीक है। इसी के साथ में ये अलग अलग रीजन भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में खारदुंगला पास हो गया यहाँ पर लद्दाख विद सियाचिन ग्लेशियर, और भूमदिला पास हो गया यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे एरिया हैं जहां से रिपीटेडली कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो मुझे लगा एक जगह इकट्ठा प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, और इसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप लोगों को ऐसी पिक्चर शेयर करता रहता हूं मैं, खासकर जो SLV पीडिया वाला टेलीग्राम है, लिंक सारे आप लोगों को मिल जाते हैं पीडीएफ उसके वीडियो के नीचे, या फिर आप लोग जाकर खुद भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर SLV पीडिया, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को सारी चीजें मिल जाती हैं, PDF भी मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको जाकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है फायदे पहुंचा रही है तो दूसरों के साथ भी चीजें शेयर कर दिया करते हैं, क्योंकि प्यार जो है वो बांटने से बढ़ता है। और ये एक दूसरे के साथ में अगर बांटोगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि किसी की हेल्प की है, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर चीजें कंप्लीट आर्टिकल। ये छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर PIB के द्वारा कवर की गई थी, हालांकि इसके बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए प्रीलिम्स के अंदर, खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। बात की जा रही है यहाँ पर निर्यात के बारे में, ठीक है।
तो यहाँ पर बात की जा रही है निर्यात, जिसको बोलते हैं नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड पोर्टल। तो ये एक तरीका यहाँ पर पोर्टल है, वेबसाइट है, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा लॉन्च की गई है। तो निर्यात अगर डायरेक्ट देखा जाए तो आप लोग आयात निर्यात याद रख सकते हैं, पर लेकिन फुल फॉर्म जब लिखने के लिए आ जाती है तो फिर आप लोग कंफ्यूज आएंगे, यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि खरीदना और बेचना, तो उसका रिकॉर्ड रखता है ईयरली बेसिस पर, यानी कि हर साल। तो इसके लिए आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर वाणिज्य भवन। तो वाणिज्य भवन जो है एक नया एरिया हमारी कंट्री में बनाया गया है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, जो कि व्यापार के एरिया में काम करती है। ठीक है, इसी के साथ में जो वाणिज्य भवन है यहाँ पर, ये नियर इंडिया गेट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर दो डिपार्टमेंट, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ, जो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया मिनिस्ट्री का, और डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये दो चीजें जो यहाँ पर इसको मर्ज कर आप लोगों को देखने को मिलेगी, कहां पर, वाणिज्य भवन के अंदर में। और निर्यात पोर्टल मैंने बता दिया, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ट्रेड। तो ये बेसिकली इंडियन फॉरेन ट्रेड के ऊपर यहाँ पर फोकस रखने वाला है, जो कि अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला। ये रटना नहीं है, कंट्री का जो आज की डेट में जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हमारी कंट्री में मैक्सिमम चीजें हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, जिसको आप लोग इंपोर्ट बोलते हैं, यानी कि आयात करते हैं। ठीक है, और निर्यात का मतलब क्या होता है, यानी कि हम लोग बेचते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा आयात यानी कि जो खरीदते हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात करते हैं वो कम है। तो इसलिए हमारी कंट्री में दिक्कत यही रहती है कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में, जैसे हम लोग फ्यूल के बारे में बात करें तो अपनी कंट्री में एथेनॉल को यूज कर रहे हैं, ताकि बाहर से हम लोग चीजों को कम कर सकें। हम लोग सोलर एनर्जी जैसी चीजों पर काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग एक तरीके से बैटरी वाली गाड़ी बनाई जा सके, उनसे हम लोग एक तरीके से हट सकें। हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन में भी ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग बना रहे हैं, जो कहीं से निकलती है, जो H2O से निकलती है। तो यहाँ पर O से हाइड्रोजन अलग कर दिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे कई सारे साधन खोजे जा रहे हैं, ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो सके। तो ये बेसिक चीजें हैं यार, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निर्यात पोर्टल के बारे में पूछ ले, या वाणिज्य भवन के बारे में पूछ ले, कौन से मिनिस्टर यहाँ पर अगर आप लोगों से मैं खुद ही पूछ लूं तो मिनिस्टर बता पाएंगे आप लोग कि कौन है आज के डेट में इसके मिनिस्टर। देखिए एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, और कई बार आप लोगों से पूछ भी ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है छोटे मोटे एग्जाम में, पर लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए। एक बार कोई मिनिस्टर बन गया तो लगभग 5 साल तक चलता है, अगर कोई दुर्घटना न घटे तो। ठीक है, तो ये इसके चलते थोड़ा थोड़ा सा आइडिया कम से कम आप लोग इनके बारे में रख सकते हैं। ओके, आर्टिकल यार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे डायमेंशन इंक्लूड कर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोगों से कोई वेटलैंड के बारे में पूछ ले, डेफिनेशन तो ये क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, आखिर क्यों इसके बारे में अलग से बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन क्या होता है, जिसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगर नॉर्मल भाषा में आप लोगों से कोई पूछ ले वेटलैंड क्या है, और वो कोई बच्चा ऐसा है जो गाँव का रहने वाला है, तो उसको समझाने के लिए आप लोग बोल सकते हो कि भाई गांव में जो जोड़ होता है ना, जिसको आप लोग तालाब बोलते हो, वो एक तरीके से वेटलैंड है। पर लेकिन अगर डेफिनेशन आप लोगों को एग्जाम में लिखनी हो तो आप लोग बोल सकते हैं वेटलैंड इज एन एरिया ऑफ लैंड जहां पे आइदर कवर्ड बाय द वाटर और सैचुरेटेड विद वाटर, यानी कि या तो ऐसा हो कि पानी से पूरा ढका हुआ हो, या फिर ऐसा हो कि पानी इतना हो कि यानी गारा होती है जो मिट्टी गीली, उसमें जो पाँव धंसते हैं थोड़ा, तो उस तरीके से थोड़ा सा वहां पे हो, यानी कि इस तरीके का एरिया जो है वो वेटलैंड कहलाएगा। ये डेफिनेशन है एक तरीके से। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कहीं कहीं मिट्टी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो कहीं कहीं पानी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ बताऊंगा इसके बारे में, आखिर ये न्यूज में क्यों है उसके बारे में बातें करते हैं। और इस आर्टिकल के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो अगर अच्छे से आप लोग आर्टिकल सुनोगे तभी क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो बहुत अच्छे से और प्यार से आर्टिकल सुनना है, पढ़ाई के साथ में प्यार करना स्टार्ट कर दो, आप लोगों को मजा आने लगेगा। ठीक है, इसको आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यार है कि भाई ये तो बताओ पढ़ा क्यों रहे हो। इसको पढ़ा यार इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी फिलहाल ये बहुत ही हॉट टॉपिक बन गया है, खासकर 2-3 रीजन की वजह से। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जमीन है उसको कवर करते जा रहे हैं कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करते करते, उसकी वजह से रीजन बन गया। तो इसकी वजह से बहुत ही सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, खासकर हमारी लाइफ पे इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसका इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है, तो इस तरीके से इसको ये बोला गया है कि यार ये ना एक अलग टॉपिक निकाल लो आप लोग। ये बिल्कुल ऐसे ही, अगर थोड़ा समझाने के लिए मैं एक दूसरी डायमेंशन में जाऊं, आप लोगों को पता है पहले SC और ST का एक ही कमीशन हुआ करता था, ठीक है, पर लेकिन बाद में चलकर SC ST का जो कमीशन है वो डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका नेचर जो है उनको समझ में आ गया कि एक साथ में दोनों को लेकर नहीं चला जा सकता।
और ये कैसे किया गया, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ, रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2003 में। तो 2003 में जब ये 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, इससे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो था वो एक ही जगह दोनों का हुआ करता था कमीशन। पर लेकिन फिर इसके बाद में 2003 में जब ये संविधान में संशोधन कर दिया, तो 2004 में इनको लगा कि अब कमीशन अलग बना देना चाहिए। तो इनके द्वारा फिर यहाँ पर 2 कमीशन अलग अलग बना दिए। एक तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो चल रहा था वो तो शेड्यूल कास्ट के लिए रह गया। जो नेक्स्ट अलग बनाया गया तो आर्टिकल 338 में ए यानी कि एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया, जिसके चलते एक नया यहाँ पर एक अलग से कमीशन बन गया। अब यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को देखने वाला अलग हो गया और शेड्यूल ट्राइब को देखने वाला अलग हो गया। तो शेड्यूल कास्ट के लिए अगर आप लोग बात करते हैं तो आर्टिकल हो गया यहाँ पर 338, और शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर बात करेंगे तो 338 का ए। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर अब ये बात की जा रही है कि यार ये ना एक इंडिपेंडेंट टॉपिक ले लो। अब तक तो आप लोग इसको सबके साथ में इंक्लूड कर लेते थे कि वेटलैंड हो गया, ठीक है यार, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सब चीजें चल रही हैं, उसके साथ में मिलाकर हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो नहीं, घर में इंसान बैठे हुए हैं, सारे सबको एक साथ इंक्लूड करके चल दो। पर अब ये लग रहा है कि नहीं यार, इसको अलग से लेकर चलते हैं, इसके ऊपर एक्सपर्ट अलग से फोकस देकर चलेंगे ताकि इसके बारे में समझा जा सके और रिस्टोर करा जा सके, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसके बारे में बात करना भी जरूरी है। और ये कार्बन सीक्वेंस्टेशन का काम करता है। ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार बनते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जिस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं उसमें क्या होता है, आप लोगों को एक प्रोसीजर देखने को मिलेगा। आप लोगों ने ये सुना होगा कि ना तो एनर्जी क्रिएट होती है और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, यानी कि एक तरीके से वही एनर्जी रहती है, बस अपना स्वरूप चेंज कर लेती है। आप लोग बोलोगे समझ में नहीं आया, सर से उतर गया। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे पानी है, अभी पानी है, थोड़ी देर में क्या कर दिया आप लोगों ने, उसका पानी का बर्फ बना दिया, दूसरी फॉर्म में आ गया, पानी को और गर्म कर दिया तो उसकी गैस बन गई। तो यानी कि फॉर्म चेंज हो रहे हैं, एनर्जी जो है वो इतनी ही रहती है, तो ये माना जाता है नॉर्मली। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते टाइम हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पर लेकिन जब छोड़ते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरीके से पेड़ जो होता है, पेड़ यहाँ पर क्या करता है, पेड़ यहाँ पर ऑक्सीजन निकालता है जब वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो उसमें ये CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो ये पूरा प्रोसीजर चलता है जिसकी वजह से इस पृथ्वी के ऊपर एक बैलेंस बना रहता है। तो कार्बन सीक्वेंस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, खासकर जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन है उसको एक तरीके से एब्जॉर्ब किया जाएगा ताकि उसकी क्वांटिटी जो है वो कम की जा सके इन्वायरमेंट के अंदर में। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको आप लोग कार्बन सीक्वेंस्टेशन बोलते हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग होती है कहीं ना कहीं उसको कम भी कर पाते हैं इसकी वजह से, ताकि कार्बन जो है वो ज्यादा न रहे। कार्बन ज्यादा रहेगा तो दिक्कत देखने को मिलेगी। और कार्बन के बदले जब हम लोग मीथेन के बारे में बात करते हैं, CH4 के बारे में, तो ये याद रखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में 80 गुना ज्यादा है, ये गर्म करती है। तो इसका निकलना तो और भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा होगा कई सारी यूरोपियन कंट्री क्या है, वो जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जानवरों का जो गोबर होता है उसमें से यहाँ पर ये CH4 निकलती है, तो किस तरीके से जानवरों की संख्या कम करनी है, तो उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, यानी कि इंसान जो है वो अपने आप को न सुधार कर ऐसी ऐसी चीजें तो करवा लो उससे। तो ये इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कहां पर कह रही हैं इसको डिस्कस करने के लिए कि हाँ यार इसको अलग अलग टॉपिक रख लेते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आप लोगों ने कई बार सुना है कि 26 अभी कहां पर हुई थी, आप लोग बताइए। चलिए, यूके के अंदर हुई थी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, जहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है 5 कस्में खाकर आए थे। उन 5 कस्मों में एक ये भी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड को 2070 तक का हम लोग जीरो लेकर आएंगे उसका एमिशन। तो एक ये भी थी। बाकी आप लोग बताइए लोकेशन कहां पर हुई थी वो। ठीक है, कई सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से डिटेल से आंसर देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, उस टाइम पर मन करता है इसलिए एक्स्ट्रा चीजें बताने का भी। अभी आप लोग देखो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वरना इस टॉपिक के साथ में इसका कोई मतलब बनता नहीं है, पर लेकिन जब अच्छा मन होता है ना कि पढ़ाने का और अच्छे से मन होता है तो वो तब होता है जब आप लोग और इंगेजमेंट दिखाते हो। वरना इस टॉपिक के साथ में एक्स्ट्रा चीजें इसका बताने का कोई मतलब तो नहीं था यहाँ पर कि हम लोग पढ़ा रहे हैं वेटलैंड और बता दें यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन के बारे में कि ऐसे इसको अलग करने की बात की जा रही है। तो ये तब होता है जब टीचर का मन खुश होता है, और वो कब होता है जब बच्चे भी उतने ही हिम्मत से पार्टिसिपेट करते हैं, उतना ही इंगेजमेंट दिखाते हैं जब टीचर पढ़ा रहा होता है। तो उस तरीके से मैं हमेशा आप लोगों को यही बातें कहता हूं कि जब पढ़ा रहा होता हूं तो आप लोग भी इंगेजमेंट दिखाया करो। वैसे तो एक दूसरे को हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं कि क्लास में बैठो आप लोग मेरे सामने, इंगेजमेंट करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन पूछता हूं उसके जवाब दो। ठीक है, फीडबैक दिया करो, जैसे कि लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं। आर्टिकल जो पूरा पढ़ने के बाद में कोई आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार ये तो अच्छी चीज लग गई, कुछ ऐड करना हो उसके अंदर, तो वो बता दिया करो। तो इसमें मजा आता है फिर, तो उसमें और मन करता है कि दिल खोल खोल कर पढ़ाओ। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। ओके,
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करो। यहाँ पर अगर बात करें तो 15th कॉन्फ्रेंस जो है ये यहाँ पर जो अभी देखने को जो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है तो ये देखने को मिलेगी जो कन्वेंशन ऑन जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके ऊपर, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, ठीक है। एक तो इसके पहले ही यहाँ पर काम किया जा रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस हो, उससे पहले हम लोग चीजों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें। एक जो 27th कॉन्फ्रेंस होने वाली है ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आप लोगों के प्रीलिम्स वगैरह में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की यूएनएफसी की कहां पर होने वाली है, ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यूएनएफसीसी बोलते हैं इसको। तो ये इजिप्ट में होने वाली है, तो याद रखिएगा 27 जो है वो इजिप्ट में होने वाली है। और 28 भी याद रख लेना क्योंकि वो भी काफी ज्यादा न्यूज में और ऑलरेडी डिसाइडेड की जा चुकी है। वो आप लोगों को देखने को मिलेगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में, यानी कि यूएई के अंदर में। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और अगर बात करें जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कहां पर होगा, ये कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर होगा, ये 15वीं होगी, ठीक है। तो यहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 15वीं होगी। और वैसे यहां पर अगर बात करें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे तो यहां पर ये 27वीं होगी, तो दोनों अलग अलग होती हैं। तो इसमें कई सारे सजेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो यहां पर यही फोकस किया जा रहा है कि कैसे हम लोग को आज की डेट में जो फोकस देना है कि जो पेटलैंड होते हैं उसके ऊपर फोकस देना है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहां पर दिखाया, इसको आप लोग पेटलैंड बोल सकते हैं, यानी कि आप लोग मोटे मोटे तौर पर इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि एक ऐसी जमीन जिसमें पानी तो है पर लेकिन उसकी ऊपर की सतह जो है वो सूख चुकी है, उसकी अंदर की सतह के अंदर पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि पानी है, एक तरीके से दलदली जमीन आप लोग बोल सकते हैं। तो पेटलैंड और वेटलैंड में अगर डिफरेंस पूछे तो बोल सकते हैं कि पेटलैंड जो है वो एक तरीके वेटलैंड ही होते हैं, पर उसमें एक ऐसा एरिया, एक सोयल की ऐसी लेयर होती है जिसमें आप लोगों को जैसे यहाँ पर क्या होगा, कुछ पेड़ पौधे भी इसके अंदर गले सड़े पड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक लेयर बनी रहती है, तो यहाँ पर इसको आप लोग पेटलैंड बोल देते हैं, ठीक है। ये कई तरीके के होते हैं हालांकि। तो ये क्या करते हैं, कार्बन को अपने अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। तो पिटलैंड को यहाँ पर उसकी जो जमीन है उसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, उसको रिस्टोर करना चाहिए। ग्लोबल जो मैंग्रूव्स के बारे में आप लोगों ने सुना है, जिनको दलदली फॉरेस्ट भी आप लोगों ने सुना होगा बोलते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है बेसिकली कि हमारे देश में मैंग्रोव जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ बैठे कि सबसे बड़ा एरिया मैंग्रोव्स का कहां पर है, दलदली फॉरेस्ट का, तो ये याद रखिएगा, पहले नंबर पर आप लोगों को वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर आप लोगों को गुजरात देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो आप लोगों को अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। चौथे नंबर पर आप लोग आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंग्रोव्स के बारे में पूछा जा सके तो आप लोग कई सारे और भी हैं, जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरला। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, घुमा फिरा के अगर कैसे भी बोला जाए तो मैक्सिमम एरिया आप लोगों को वो देखने को मिलेगा जो कि कोस्टल एरिया है, ठीक है। कोस्टल एरिया मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। तो 9 के 9 राज्य तो कोस्टल एरिया में मैंग्रोव्स पाए जाएंगे, दलदली। और इसी के साथ में यूनियन टेरिटरी होगी आप लोगों की अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। तो टॉप 3 कम से कम आप लोग याद रखिएगा, अगर मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ बैठे तो। इसमें यहाँ पर इसको कवर करना है लगभग 20%। इसी के साथ में प्रिजर्व करना है जो फ्री फ्लोइंग रिवर होती हैं, तो उसके ऊपर काम करना है, वो भी काफी अच्छा काम करती है। जो अगर बात करें वेटलैंड के बारे में 10% यहाँ पर वेस्ट जो अफ्रीकन रिवर है जिसका नाम है वोल्टा, ठीक है, तो ये रोल प्ले करेगी। 50% जो है वहां बात की जा रही है 7000 क्रिटिकल जो इंपोर्टेंट साइट है उनके ऊपर काम करना चाहिए। अभी आप लोगों को मैंने कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर डिस्कस किया था, कोई आप लोगों से फिर भी पूछ बैठे तो आप लोगों को पता होना चाहिए रामसर साइट के बारे में, ठीक है। यानी कि वो एरिया जहां पर आप लोगों को हमारी कंट्री के अंदर में पानी वाला एरिया देखने को मिलता है, झील हो गई, नदियां हो गई नॉर्मल तरीके से। तो टोटल मिलाकर 49 रामसर साइट है आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर में, ठीक है। तो 49 रामसर साइट है और यहां पर इसके नाम पर एक कन्वेंशन है जिसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। रामसर जो है वो आप लोग को ईरान के अंदर देखने को मिलेगा बेसिकली। अगर लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग देखिए, ये रामसर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां पर ये हो गया कैस्पियन सी। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है जिसके नाम पर रामसर साइट जो है उनका नाम रखा गया है। तो इसके चलते आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि रामसर साइट जो है वो कौन से सी के किनारे पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सी जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है तो ये कौन सा है, ये कैस्पियन सी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इधर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ब्लैक सी देखने को मिल जाएगा, और ब्लैक सी के तो कहानी आप लोगों ने सुनी है कि कितना ज्यादा न्यूज में है यहाँ पर ये, तो उसके बारे में तो आप लोगों को बताइए। तो टोटल हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो गई, जैसा मैंने बताया अभी 49 रामसर साइट हमारे देश में आज के डेट में हो चुकी है। और ये जो रामसर कन्वेंशन है ये साइन किया गया था 1971 में।
1971 में इसको साइन किया गया ताकि आगे चल के इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, और फिर 1975 में इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। उस टाइम पर हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी थी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछे गए, और वैसे भी आप लोग इसके बारे में ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं अगर एक्स्ट्रा किसी को इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना हो तो। कुछ एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, वेटलैंड डे जो है यहाँ पर वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया था, यानी कि इससे रिलेटेड डे भी है अवेयरनेस फैलाने के लिए। 2 फरवरी से सेलिब्रेट किया था यहाँ पर, ठीक है। और पहली बार जो उसको ऑब्जर्व किया गया था वो 1972 में ऑब्जर्व किया गया था कि हाँ यार इसके रिलेटेड ना हम डे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं ताकि और ज्यादा लोगों को पता चल जाए और इसके बारे में अच्छी खासी अवेयरनेस जो है वो लोगों तक हम लोग पहुंचा पाए एक तरीके से। ओके, अब जब आप लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो पानी भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है ब्रेनी वाटर के बारे में, इसी के साथ में सालीन वाटर हो गया, यहाँ पर ब्लैकिश वाटर हो गया और फ्रेश वाटर हो गया। तो इसमें कितना यहाँ पर बेसिकली मिट्टी कंकड़ ये पाए जाते हैं उसके बेस पर यहाँ पर इस पानी को आप लोग डिवाइड करते हैं। ब्लैकिश वाटर लेक के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है उसको एक्वा इकोसिस्टम बोलते हैं, यानी कि पानी वाला सिस्टम। अगर यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं सीधा सीधा, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग जाते हैं तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और इसके अंदर 169 टारगेट है। तो लाइफ बिलो वाटर जो है ये 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करता है। तो अगर पानी से रिलेटेड कोई भी बातें आप लोगों से पूछ ले एग्जाम में कि बताओ भाई साहब कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, तो आप लोग बता देना आंख बंद कर कि हाँ भाई साहब ऐसे भी फैमिली के परिवार के मेंबर हैं, ये छोटी छोटी पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार रिवाइज करें, ठीक है। अगर बात करें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में तो इसमें आप लोगों को पॉन्ड और लेक देखने को मिलेंगे, रिवर और स्ट्रीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। ब्लैकिश वाटर में क्या आ जाते हैं यहाँ पर स्टूरी वगैरह आ जाते हैं, या कोस्टल एरिया जो रहता है ना, जैसे मैंने बताया अभी 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर मैन मेड इकोसिस्टम आ जाता है जो हमारे द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जो मैरीन हो गया वो तो डीप, जो सैलो ओशियन यानी कि वो तो एक तरीके से समुद्र के अंदर वाली बात होगी। तो इस तरीके से 3 जगह इसको डिवाइड किया जाता है और फिर इसके अलग अलग से 5 पार्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं जब हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड कर देखते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा अंदर आप लोगों को और घुसना हो इसमें, तो यहाँ पर जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 टोटल तरीके के इनके नाम भी दिए जाते हैं कि वेटलैंड को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। नाम देकर आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे मार्सी हो गया, स्वैम्प हो गया, ठीक है, इसी के साथ में बोगस हो गया और फेंस हो गया। तो ये तो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा भी दिया यहाँ पर। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं ये एक तरीका पेटलैंड होता है जिसके ऊपर मिट्टी की सतह यहाँ पर जम जाती है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़े बड़े डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों को रिच न्यूट्रिशन जो वाली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ग्रास वगैरह जो कि यहाँ पर उगी होती है, ठीक है। यहाँ पर ग्रास की जगह आप लोगों को पेड़ नजर आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अलग डिफरेंट पैटर्न की जमीन का एक इक्वल सतह है यहाँ पर काफी ऊपर नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वेजिटेशन की रिक्वायरमेंट, वेजिटेशन की जो यहाँ पर चीजें अलग अलग नजर आएंगी। तो यहाँ पर जो मिनरल्स वगैरह है उनमें भी आप लोगों को वैरायटी देखने को मिलेगी। ऑर्गेनिक जैसे कहीं पर पौधे हो गए, कहीं पर घास हो गई, तो वो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो अलग अलग पैटर्न में अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। ये भी तरीका है समझने का, दोनों का मतलब एक ही है, या ये तो ये पिक्चर देख लो आप लोग या फिर ये पिक्चर देख लो, यहाँ पर अलग अलग तरीके से इसको समझा दिया गया है। यानी कि वही सिस्टम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसके चलते ये चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोग की। हालांकि ज्योग्राफी के थोड़ा सा अंदर घुसने वाली बात हो गई है, पर कम से कम एटलीस्ट नाम तो यार आप लोग याद जरूर रख लेना इसका। आप लोग बोलेंगे सर पढ़ा तो इतना अंदर घुस कर दिया कि टेक्निकल चीजें सारी बता डाली, पर ये तो बता दो कि इसका फायदा क्या है। यार देखियो प्रोडक्टिविटीनेस की बहुत ज्यादा है, यानी कि दुनिया में 2/3 जो फिश होती है वो यहीं से निकल कर आती है। और मछली आप लोगों को पता है कोस्टल एरिया में जो भी आप लोग रहते हैं, खासकर वहां पर कितनी ज्यादा मछली जो है वो लोगों के लिए एक तरीके से खाने का भी साधन है और वहां पर उनकी जिंदगी जो है एक तरीके से उनके लिए कमाने का भी साधन है, ठीक है। कार्बन सीक्वेंस स्टेशन का मैंने बता दिया अभी, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है एटमॉस्फेयर से, तो उससे इन्वायरमेंट को हम लोग ठंडा रख पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में लोवरिंग फ्लड हाइट्स, यानी कि फ्लड को कम करता है, रिड्यूस करता है सोइल इरोजन। आप लोगों को पता है जब बाढ़ वगैरह आती है, खासकर उन एरिया में जहां पर मरुस्थलीय पेड़ होते हैं, वो बाढ़ को काफी कम कर देते हैं, उन पे ऊपर काफी कम इंपैक्ट पड़ता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। और खासकर ये सोइल यानी कि मिट्टी का जो कटाव है वो भी कम करता है। अगर मिट्टी कहीं से कट के निकल जाती है ना यार, उस एरिया की ना उर्वरक शक्ति जो है वो कम हो जाती है, खेती भी ढंग से नहीं हो पाती है, वहां पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं। तो उसमें भी ये काम करता है और क्रिटिकल है ह्यूमन लाइफ और प्लैनेट के लिए, क्योंकि दुनिया भर के लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसलिए जरूरी है इनको प्रोटेक्ट करना। अभी भी कोई एहसान नहीं कर रहे इन्वायरमेंट के ऊपर, अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी भी हम लोग अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि इनका फायदा क्या है, क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिना फायदे के तो हम लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग इतने सेल्फिश है कि अपना फायदा ढूंढ रहे हैं।
और क्या क्या बातें हैं यहाँ पर अगर बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है। फूड रॉ मटेरियल यहाँ से निकलते हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर मेडिसिन वगैरह, हाइड्रो पावर निकल के आती है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कल्चर, इन सब के लिए भी यूज किए जाते हैं। एनिमल और प्लांट्स जो है उनके लिए हैबिटेट यानी कि रहने की जगह मिलती है। नेचुरल ब्यूटी है, इसी की वजह से हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर टूरिज्म, पर्यटन जो एरिया है वो प्रमोट कर पाते हैं। और आप लोगों ने अभी देखा, पर्यटन अगर खराब होता है तो कई सारी कंट्री की जीडीपी तक खत्म हो जाती है, जैसे कि अभी श्रीलंका की आप लोगों ने देखी। और काफी बेनिफिट है इंडस्ट्रीज के लिए भी, क्योंकि उनको भी काफी लार्ज स्केल पर से फिशिंग इंडस्ट्री होगी, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इसके इतने सारे फायदे हैं कि इसको इसलिए अलग से बोला गया कि अलग टॉपिक बना दो इसका, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अलग अलग कर दो। वही बात यहां पर की जा रही है कि वेटलैंड को अलग अलग कर दो भाई आप लोग। यहां से एक मिनट, दिक्कतें क्या हो रही हैं, क्यों आखिर हम लोग चाह रहे हैं कि इनको अलग करना? अर्बनाइजेशन, जगह जगह पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सिटी थी आज की डेट में वो बाहर तक निकल के आ चुकी है। गांव में भी देख लो आप लोग, मैं अपने खुद के गांव की बात बताऊं, पहले जो गांव में मेरा घर था वो सबसे बाहर हुआ करता था, अब मेरा घर जो है वो लगभग अंदर आ चुका है काफी हद तक। चारों तरफ को आप लोग बोल सकते हैं कि लगभग ना होने में भी 100 मीटर के करीब जो है अब बाहर और हमसे भी आगे घर बनते जा रहे हैं। ठीक है, 100 मीटर हमसे ज्यादा अभी कवर हो चुके हैं, पहले हमारा घर सबसे बाहर हुआ करता था। तो यानी कि गांव में भी आप लोग देखने को मिलेगी ये चीजें। शहरों में तो शहरीकरण होता ही जा रहा है, अलग अलग प्लॉट करते जा रहे हैं, कॉलोनीज नई नई कट रही हैं, अलग अलग सोसाइटीज बनती जा रही हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। एग्रीकल्चर पेडी फील्ड वगैरह उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां पर पानी भरी हुई है उसको खत्म करके उसमें एग्रीकल्चर यानी कि पेडी यानी कि चावल उगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत है। पोल्यूशन, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, अभी आप लोगों को पता है प्लास्टिक कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है। अभी मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की थी प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, आप लोगों ने देखी होगी। गाय के अंदर से जो प्लास्टिक निकाली जा रही है, वो तो गाय के पेट में, पृथ्वी के पेट में कितनी प्लास्टिक हम लोग आज की डेट में भर रखे हैं, उसका क्या होगा जो यहाँ पर आने वाले टाइम में 200, 250, 300, 400, 1000 सालों तक पड़ी रहने वाली है। तो वो काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अगर कोई वेटलैंड होता है ऐसा, उसके लिए भी। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज मैंने बता दिया, टेम्परेचर जैसे ऊपर नीचे होगा ऐसे ही सूखा होगा, कहीं पर बाढ़ आएगी, तो इसकी वजह से अलग ही इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर, तो उसकी वजह से वहां पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो फिर हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले जानवरों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये तो भाई साहब सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है ड्रैगिंग के बारे में। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है, ये पिक्चर यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझा पाएगी। यहाँ पर इसको हालांकि ड्रेजिंग बोलेंगे, ये जो सिस्टम है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि कहीं से मिट्टी को उठाना, यहाँ से एक तरीके से नहीं, एक जो तलहटी है तो मिट्टी उठाना वहां से, उसको पर्टिकुलर एरिया को क्लियर करना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना कि वहां पर जिस पर्टिकुलर एरिया में वो मिट्टी है तो वहां से उसकी हम लोग कहानी खत्म करेंगे, तो क्लियर करना किसी मड को। ठीक है, बॉटम से मिट्टी निकाल के लेकर आना, कैनाल को जो है क्लियर करना। तो इससे क्या होगा, इससे भी भाई साहब जो एरिया है यहाँ पर वेटलैंड का, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये अलग से आप लोगों को माहौल देखने को मिलेगा यहाँ पर। और खासकर जो ट्रोलिंग इस्तेमाल की जाती है, आप लोगों ने सुना होगा, मछली पकड़ने के लिए ट्रोलर यूज किए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर इस एरिया पर काफी बड़ा इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। कुछ और बातें देखने को मिलेगी, ड्रेनिंग यानी कि ड्रेन कर देना, पानी निकाल देना, कोई नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर देना जो उस एरिया को जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, वो वहां पर उदम मचाएगी। एक्सोटिक बोलते हैं इसको, जो कि यहाँ पर नई हो बिल्कुल, उसका कोई रहना सहना है ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग रहने वाले हैं मान लीजिए साउथ इंडिया के, और आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में ले जाकर छोड़ दिया जाए, चलिए नॉर्थ ईस्ट तो फिर भी अपना देश हो गया, आप लोगों को छोड़ दिया जाए चाइना में ले जाकर, तो कैसा लगेगा? तो उस टाइम पर पता ही नहीं है कौन क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, ऐसा होगा। उन्हें कहते हैं एक तरीके से अभी एक पर्टिकुलर ये है कि जैसे कि नहीं, कई बार लोग जो है बैठे बैठे बातें करते रहते हैं, तो ऐसे ही हम दोस्त बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो कोई एक पर्टिकुलर नहीं, एक पता नहीं कोई सीरीज थी, क्या चल रहा था उसमें, तो सारे एक जैसे चेहरे के थे, तो उसमें से एक कह रहा है किसी ने अगर मान लीजिए हम लोगों को आकर किसी ने एक ने मार दिया, तो दूसरा दोस्त कह रहा है सबकी पिटाई करनी पड़ेगी क्योंकि पहचान में तो आने वाले हैं नहीं कौन कौन है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, तो उनका अलग एरिया है, अलग इन्वायरमेंट है रहने का, आप लोग उनको आकर यहाँ पर रहने के लिए बोल रहे हो, तो ये इन्वेसिव इस एलियन स्पीसीज बन जाती है, जो कि या तो सामने वाले को बर्बाद कर देती है, अपने आप बर्बाद हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ में सैलिनाइजेशन यानी कि पानी को ओवर विड्रॉ कर लेना, कहानी खराब कर देना वहां पर, तो ये सारे ऐसे एरिया हैं जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो ये एक तरीके से टॉपिक आप लोग का ऐसे कवर हो गया कि आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चन नहीं बन जाता है कि भाई साहब क्या होता है वेटलैंड, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसको थ्रेट क्या है, उसके बारे में लिखने के लिए आ जाए। एफर्ट लगाए जा रहे हैं कोई, हाँ कई सारे इनिशिएटिव ले जा रहे हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन हो गया, ये तो आप लोगों को मैंने पढ़ाई दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जैसे रामसर साइट है, आप लोगों को यहाँ पर पता है कि हमारी कंट्री में अभी मैंने बताया कितनी रामसर साइट है, चलिए बताइए, देखता हूँ इतनी जल्दी भूल गए या फिर याद है आप लोगों को। तो टोटल 49 रामसर साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी।
तो 49 रामसर साइट में से अगर कोई रामसर साइट ऐसी है जिसकी कहानी खराब हो गई, जब रामसर साइट का दर्जा दिया उस टाइम पर तो वो कूद कूद कर अच्छे से रामसर साइट की कैटेगरी में आ गई, पर बाद में जो है उसने अपनी हालत खस्ता कर ली, तो उसको रामसर साइट में से निकाल के मोन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड के अंदर डाल देते हैं। इसका मतलब यह कि प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया उसका। अब यहां पर उसको रहना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, और जब इंप्रूव कर लेगा तो फिर से रामसर साइट की कैटेगरी में आएगा। तो ये मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये रामसर साइट के साथ में कनेक्टेड है। और वेटलैंड डे यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं लोगों को अवेयर कराने के लिए। ये तो हो गए इंटरनेशनल लेवल पर जो काम किए जाते हैं। क्या नेशनल लेवल पर कुछ किया गया है? तो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल बनाया गया हमारी कंट्री में 2017 में। इसी के साथ में एक्शन प्लान बना गया मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इन्हीं एरिया में काम करने के लिए। तो हाथों पे हाथ धरकर नहीं बैठे हैं, हमारे देश में भी इसके ऊपर काम किया गया काफी अच्छे से बखूबी। तो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए डाल दी है। अगर आप लोग थोड़ा सा और इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर कई सारी और भी यहाँ पर इंटरनेशनल पार्टनरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी इसमें काम करने के लिए। और मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के लिए मैंने अलग से स्लाइड भी डाल दी यहाँ पर कि यहाँ पर ये कब आया था, किस पर्टिकुलर पर्पज से। हमारी कंट्री का कैलेडियो नेशनल पार्क के बारे में बात करें, ठीक है, और लोकतक लेक के बारे में बात करें तो इसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट रहे, ठीक है। बाद में उनको रिमूव कर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से कर दी कि अच्छा एक टॉपिक हो गया, करंट प्लस स्टैटिक्स का बहुत शानदार मिक्सचर हो गया। और ऑलरेडी दुनिया भर के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जा चुके हैं, कहीं रामसर साइट के बारे में, कहीं मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में, इसी के साथ में कहीं आप लोगों से मार्सी लैंड के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से मैंने बता दी कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही के अंदर दुनिया भर के टॉपिक कवर हो गए। क्वेश्चन जैसे रामसर कन्वेंशन के बारे में पूछ लिया है कि यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप में काम करती है। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई है, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ये पार्टनरशिप में काम करती है। और ये आप लोगों के सामने है, बोला गया कि बर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल, इसी के साथ में वाइल्ड फॉल जो वेटलैंड जो ट्रस्ट हो गया, IUCN हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर हो गया डी, यानी कि सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। क्वेश्चन है आगे यहाँ पर मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है। बोला गया मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ये 1990s। दूसरा बोला गया करेंटली कैलेडियो नेशनल पार्क, लोकतक लेक, इवन चिल्का लेक वाज द पार्ट ऑफ मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है आप लोगों से अगर पूछ जाए? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। अटेम्प्ट करो, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। अच्छा ठीक बताना क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है आप लोगों ने फिर गलत। रीजन क्या है? यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगी और आंसर यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वेटलैंड के रेफरेंस में बोला गया डेफिनेशन दे रखी है कि लैंड जो है कहाँ पर डिफाइन की जाती है, तो डेफिनेशन है यहाँ पर। दूसरा बोला गया टेरेस्ट्रियल और एक्वा स्पीसीज दोनों को सपोर्ट करते हैं। बोला ना अभी जमीन भी रहती है और दलदली भी रहती है। बोला गया टूंड्रा या फिर आर्टिक रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये तो आप लोगों को मैंने बताया नहीं कि ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो होगी यहाँ पर ये गलत होगी, तो आंसर इसका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं इसके बारे में, जो टेरेस्ट्रियल और एक्वा जो स्पीसीज है दोनों आप लोगों को देखने को मिलेगी। डेफिनेशन भी है यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर जो फाउंड किए जाते हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अंटार्कटिका वाला रीजन है, ना कि आर्टिक वाला। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी आप लोगों के लिए, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। तो फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक ऐसे कवर करो कि शानदार तरीके से किसी को पढ़ा भी सको, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये कंप्लीट टॉपिक। इंडिया और रशिया के रिलेशन को लेकर यहाँ पर ये आर्टिकल है। आज बोला गया है कि डिफेंस कोऑपरेशन में इंडिया और रशिया की क्या रिलेशन में कोई दिक्कत आ सकती है यहाँ पर रिसेंटली। अभी क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से काफी सारे इशू देखने को मिल रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आप लोग क्या बोलेंगे? तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें जो इंडिया रशिया से खरीदता है, पर लेकिन रशिया उसको सप्लाई नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अगर बात करें, हम लोगों ने कोई यहाँ पर बहुत सारी डील साइन कर रखी है। जैसे यहाँ पर बात करें 21 MiG जो MiG-29 की बात करें यहाँ पर, इसी के साथ में और भी कई सारी चीजों को अपग्रेड करने की बात की जा रही है MiG-29 के बारे में। इसी के साथ में Su-30 ये जो एयरक्राफ्ट है। तो पर लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? बहुत सारी चीजों की सप्लाई जो है अभी रिसेंटली रुक गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है एक साइड में यहाँ पर यूक्रेन है और दूसरी साइड में पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन को सपोर्ट करने लग जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बन जा रही है। तो ऐसे माहौल में हमारा और रशिया के रिलेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? जैसे सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये एक स्विफ्ट नाम का सिस्टम होता है। ये वो सिस्टम होता है, अगर आज के डेट में आप लोग अपने घर से कहीं बाहर रह रहे हैं और आप लोग पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये स्विफ्ट सिस्टम यहाँ पर काम करता है, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट में स्विफ्ट सिस्टम में से यहाँ पर किसी को निकाल दिया जाए तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। तो इस स्विफ्ट सिस्टम में से अभी यहाँ पर रशिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध यहाँ पर लगाए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर अलग से काम करेंगे
और अभी रिसेंटली रसिया ने मिलकर काम किया इंडिया के साथ में कि हम लोग रुपये में व्यापार करेंगे, तो उसकी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पर आया था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी देखिए 2-3 मुद्दे यहाँ पर निकल कर आए जो कि यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। वो क्या क्या है, जैसे कि अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी यूएसए के द्वारा हमारे ऊपर यहाँ पर काटसा के प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे और हमको ये बोलेंगे कि आप लोग जो है बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से उनके साथ में व्यापार नहीं कर सकते जो हमारे साथ में दुश्मन है। तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। अच्छा, स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, S-400 सिस्टम जब हम लोग खरीद रहे थे तो यहाँ पर तब ये हरकतें इनके द्वारा की जा रही थी, तो अब उसमें हम लोगों ने बोला कि हम लोग डॉलर का यूज ही नहीं करेंगे, तो रुपी और रूबल में व्यापार करेंगे। पर लेकिन रसिया के ऊपर कई सारी अभी चीजें हैं, तो इससे ये भी बोला गया हमारे द्वारा भी कि ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, इसकी वजह से अभी कोऑपरेट कर चल रहे हैं और बहुत सारी चीजों को आगे आने वाले टाइम में सुधारा भी जाएगा। तो उसके बारे में ये आर्टिकल आ रखा है। रसिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में वैसे कई बार पढ़ा चुका हूं, फिर से डिटेल में आर्टिकल आएगा तो डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लें, क्योंकि यूक्रेन वॉर अभी चली रही है, ये अभी रुकी नहीं है और कॉन्टिन्यूसली ये ऐसी आगे भी अभी आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीजेपी के द्वारा यहाँ पर नॉमिनेट किया गया इलेक्टेड स्पीकर को, तो उसके चलते यहाँ पर अभी यहाँ पर ये बेसिकली ये न्यूज आ गई। आप लोगों को पता है यहाँ पर एकनाथ शिंदे साहब जो है सीएम बन गए हैं और ये फडणवीस साहब जो है डिप्टी सीएम बन गए। तो वही सारी बात है। अभी यहाँ पर देखते हैं, इनको 145 जो है वो सीटों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपनी मेजोरिटी साबित करने के लिए, तो उसी के चलते यहाँ पर चीजें हैं। 1 तारीख को प्लास्टिक जो है वो बैन कर दी गई है, पर लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन मैं बताऊं, मैं अभी यहाँ पर था, एक जगह बाहर था, तो मैं सामान लेने गया था, तो उसने पॉलीथीन में उसको पैक किया, मैंने कहा मेरे पास में थैला है, तो बोलने लगा अरे सर ले जाओ अब तो कर दिया इसमें। मैंने कहा ये क्या तरीका है, बैन हो रखी है ना। कह रहा सर कौन देखता है सारी चीजें। तो आप लोगों को यार अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वरना ये चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। ये तो राजधानी की बात है, अलग अलग सोचो कहां कहां पर क्या क्या हो रहा होगा। रसिया जो है वो लगा पड़ा है, अभी लोहांस्क वाला रीजन अपने सारे कंट्रोल में ले लिया जो उसको लेना था। अभी रसिया जो है कई सारे लोगों की डेथ भी हो रही है, तो वो सारी सिचुएशन आप लोगों को बताइए। अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि 10 लाख जॉब क्रिएट की जा रही है। ठीक है, अब रियलिटी में ये 10 लाख जॉब दिख नहीं रही है, क्योंकि बोल रहे हैं कि ये डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन निकलकर सामने आती है, जो कि गलत बात है। गुजरात के अंदर बोला जा रहा है केजरीवाल साहब के द्वारा कि कांग्रेस जो है वो कागजों पर है, बस हम और बीजेपी आपस में लड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकल कर आता है। उदयपुर में अभी शांति है, थोड़ा सा कर्फ्यू को रिलैक्स किया जा रहा है, तो एक अच्छी बात है जो कि होना भी चाहिए नॉर्मली। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है अलूरी श्रीराम राजू। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो अलूरी सीताराम राजू जो है यहाँ पर सीतारामा राजू बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, ट्राइबल कम्युनिटी इनके नहीं थे, पर लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी का साथ दिया और 26 पुलिस स्टेशन, वो 26 यहाँ इनके कई सारे पुलिस स्टेशन पर इनके द्वारा अटैक किया गया और एक बार 26 जो राइफल हैं और लगभग 2500 जो कारतूस थे वो चुराए गए, ताकि आगे भी अपनी मुहिम को चलाई जा सके। 100 साल पूरे होने वाले हैं, क्योंकि अगस्त 1922 में था, अभी 2022 में हम लोग खड़े हैं, तो उसी के चलते न्यूज में तो एक अच्छी एक न्यूज है जो कि आगे आने वाले टाइम में न्यूज में आ सकती है। और इनकी अभी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिस्ट्री का बैकग्राउंड में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात की जा रही है इंडियन कैन गेट 10 लाख फ्रॉम द जो रिलेटिव है अब्रोड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, खासकर FCRA के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बन सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बताऊंगा कई सारी, जो कि आप लोगों से एग्जाम में ही पूछी जा सकती है, क्योंकि रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में रहा यहाँ पर अलग अलग एनजीओ को लेकर। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही तगड़े वाला, तो अच्छे से आप लोग इसको सुनिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों के। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के अंदर गवर्नेंस के पोर्शन के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और देखो यार, ये तो टॉपिक मैं आप लोगों को ऐसा बोलूंगा, इसको तो आप लोग कंठस्थ करके जाना है। ठीक है, क्योंकि पूरे साल पिछले 2 साल से ये टॉपिक जो है इतना न्यूज में है कि यहाँ पर बेसिकली उन्हें कहते हैं कि अतकी मचा रखी है इसने। अतकी कैसे मचा रखी है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए हमारे देश में ना बहुत सारी एनजीओ आप लोगों ने देखी होगी। एनजीओ का नाम सुनते ही कई सारे तो नेगेटिव थॉट आते हैं माइंड में कि अच्छा एनजीओ बना ली, टैक्स बचाएगा, इसका मतलब टैक्स की चोरी करेगा, तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन एनजीओ जो थी ना, ये एक पर्टिकुलर अच्छे पर्पज के लिए बनाई गई थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेट ना करे, एनजीओ ही यहाँ पर काम करे। जैसे मान लीजिए एक एनजीओ बनाते हैं हम लोग और हम बोलते हैं कि हमारे एरिया में जितने भी कूड़े करकट है हम लोग उनको साफ करेंगे मिलकर, और उसमें कंट्रीब्यूशन सारे वो बच्चे देंगे जो मिलकर काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एक फ्रेंड है जो कि बेसिकली साथ में, जिसने मेरे साथ में अपनी जो है इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी,
और फिलहाल अपनी एनजीओ चला रहे हैं। उसने अपने गांव में आसपास में उसने काफी साफ सफाई की, वहां पर उसने अपनी जो पंचायत है उसके अंदर एक बच्चों की लाइब्रेरी बनवा दी है। और इसी के साथ में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी जब उससे बातें कर रहा था मैं, जो प्रधान है ना, प्रधान को शर्म आने लगी उनके सामने खड़ा होते हुए। क्यों? क्योंकि प्रधान इतना काम नहीं कर रहे जितना काम वो लोग कर दे रहे हैं, और जबकि किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं कुछ भी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वो बेसिकली जॉब करने वाले बंदे हैं, ठीक है, तो कमाने वाले बंदे हैं, तो वहां पर अपने आप में मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं और जहां पर अच्छा लगता है उससे काम से कर लेते हैं। जैसे आप लोग बोले ना कि बहुत सारे बच्चे से ऐसे फैमिली के सिलेक्शन हो रहे हैं बहुत सारों के, ठीक है, तो उनको बोला जाए कि यार आप लोग ना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। इससे क्या करेंगे, हम लोग जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में किताबें नहीं है, उनको किताब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे तरीके से चलती है बेसिकली एनजीओ। तो ये एनजीओ जो होती है नॉर्मली बनाई गई थी भले के लिए, पर लेकिन लोगों ने क्या काम करने स्टार्ट कर दिया, इसका कई जगह नेगेटिव इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिया। जैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में एनजीओ को पैसे दे दिए और बोले कि जितने भी तुम्हारे वर्कर हैं उनको लगा दो देश के अंदर में दंगे भड़काने। ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती हैं। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर एनजीओ गवर्नमेंट तक गिरा देती है, ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में भी कई बार यहाँ पर गवर्नमेंट का यही आरोप रहता है एनजीओ के ऊपर कि एनजीओ जो है उस टाइम पर जब हमारे देश में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें बोला गया कई सारी एनजीओ ने काफी नेगेटिव रोल प्ले किया एक तरीके से, यानी कि किसानों के लिए तो पॉजिटिव रोल प्ले किया, पर गवर्नमेंट का मानना था उनके द्वारा नेगेटिव रोल प्ले किया गया उस प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। इस तरीके से बातें देखने को मिलेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमारी कंट्री में यहाँ पर जब उसके प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उसमें बोला गया बहुत सारी एनजीओ का वहां पर एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा उस प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। और ये एनजीओ वो रहती है मैक्सिमम जिनमें बाहर से पैसा आता है काफी ज्यादा। तो अभी रिसेंटली इसी के ऊपर बवाल ये मच रहा था कि इन एनजीओ के जो है वो लाइसेंस कैंसिल किए जाए, क्योंकि ये देश की शांति को भंग कर रही है, देश के कानून अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस काम के लिए बेसिकली यहाँ पर ये आई है वो काम यहाँ पर नहीं कर रही है। तो इसके चलते इसका जो पट्टा रहता है एनजीओ का, पट्टा शब्द हालांकि आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा और लग सकता है, पर लेकिन रियलिटी में पट्टा ही होता है कि जो एनजीओ के गले में डाले रखती है होम मिनिस्ट्री, और जब भी मन करता है उसको खींच देती है। क्या है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। अभी यहां पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है ये क्या बोलता है कि बाहर से अगर आप लोगों के पास में कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी कि कोई बाहर का देश या कोई बाहर का इंसान, मान लीजिए बिल गेट्स बैठा है, जैसे कि इलोन मस्क बैठा है, इलोन मस्क बोले वाह यार स्टडी लवर फैमिली बड़ी अच्छी फैमिली है, ठीक है, बड़े अच्छे से पढ़ाई चल रही है, चलो मैं कुछ पैसे देता हूं और जितने भी स्टडी लवर फैमिली के जो बच्चे हैं उनको सबको क्या करेंगे, एक एक टैबलेट प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपनी एजुकेशन अच्छे से ले सकें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सबके हाथ में टैबलेट आ जाएगा। पर लेकिन जैसे कि एक बहुत बड़ी एसएलवी फैमिली हो गई, 1 मिलियन के करीब यहां पर लोग हो गए, वो बोलने लगे कल को इलोन मस्क की पूरी एसएलवी फैमिली को बोलो कि देश के अंदर अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वहां पर बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज खड़ाए, मतलब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे। तो इससे क्या होगा, जरा सी देर में पूरे देश के अंदर में जगह जगह लेवल पर प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर एनजीओ का गलत इस्तेमाल हो गया उस तरीके से, गवर्नमेंट के खिलाफ यहां पर एक तरीके से आवाज उठाना। पर यही एनजीओ अगर बोले कि पूरे के पूरे यहां पर देश के अंदर में 10 लाख लोग हम लोग इकट्ठे हो चुके हैं, एक एक पेड़ लगाने, तो 10 लाख पेड़ सेकंडों में लग जाएंगे, ये आप लोग देखते हैं। तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यानी पॉजिटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया। अब आप लोग उसको देखिए कैसे यूटिलाइज करना है। तो कई सारी एनजीओ ऐसे काम करती है कि वो बेसिकली नेगेटिव इंपैक्ट डाल देती है, उसके चलते दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो अभी जो ह्यूमन राइट जो यहाँ पर बात करें, जो एनजीओ है जिसका नाम है यहाँ पर कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, तो ये जो एनजीओ है इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गई है। तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट के बारे में बातें करती थी, मतलब कहीं भी है बस ह्यूमन राइट का इशू उठा लिया, कोई भी मुद्दा हो रहा है तो गवर्नमेंट को लगा यार फालतू में दिक्कतें कर रही है, तो एफसीआर जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब बाहर से पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे काम करोगे। कल को कहीं चलकर प्रोटेस्ट करना है, और कहीं चलकर बॉम्ब ब्लास्ट करना है, कहीं चलकर किसी भी तरीके से कुछ किसी को की एक नुकसान पहुंचाना है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। जैसे प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट कितने लंबे समय तक चला लोगे। अगर प्रोटेस्ट में बोल दो चलो कल को चल के सब प्रोटेस्ट करते हैं, अब आके वहां रुकोगे, खाने के लिए खाना भी चाहिएगा, पीने के लिए पानी भी चाहिएगा, रात को सोने के लिए जगह और ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पूरा एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, तो सब चीजों के लिए पैसा लगेगा। तो अगर पैसा नहीं होगा तो प्रोटेस्ट कैसे चलेगा। तो कोई भी प्रोटेस्ट अगर चल रहा होता है उसके पीछे कोई ना कोई इसको फंड कर रहा होता है, तभी जाकर वो प्रोटेस्ट चल पाता है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है। अभी ये एनजीओ जो है ये बेसिकली बेचारी गुस्सा हो गई है। ये एनजीओ ये बोली कि पहले हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया गया था 180 डेज के लिए, ठीक है, पर लेकिन जैसे ही 180 डेज कंप्लीट होने वाले थे फिर से हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया। तो इसके चलते हाईकोर्ट में पहुंच गए। हाईकोर्ट ने बोला यार देखो तुम्हारा आपसी मामला है, हम लोग जो है होम मिनिस्ट्री के डिसीजन के अंदर इंटरफियर नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दिल्ली हाईकोर्ट बोला यार ये ना चीजें अपने पास में रखो, ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो अपने आप सुलझाओ इनको। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया कंप्लीट। यहाँ पर बेसिकली जैसे इसका पीरियड खत्म होने वाला था, ये इसका पीरियड जो था वो खत्म होने वाला था अभी अप्रैल के महीने में, ठीक है, तो उसके चलते इनके द्वारा ये जैसे ही हाई कोर्ट का डिसीजन आने वाला था उसके पहले यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। तो 6000 के करीब ऐसे जो हमारी कंट्री में एनजीओ थे जनवरी के महीने में उनके सीज किए गए, उनके जो बेसिकली नहीं एक तरीके से अकाउंट वगैरह उनकी जो काम एक तरीके से देखिए बताता हूँ क्या होता है। वैसे
जैसे आप लोग कोई एनजीओ बना लेते हैं तो 5 साल का आप लोगों का लाइसेंस होता है। 5 साल में अगर आप लोगों ने कोई बदतमीजी नहीं की है तो इसका मतलब ये कि आप लोग गवर्नमेंट के पास में जाएंगे, बोलेंगे रिन्यू कर दो, पर लेकिन अगर बदतमीजी करी है तो आप लोग खुद ही बोलोगे 5 साल पूरे मजे ले लिए, अब नहीं जाते, वरना गवर्नमेंट जो है गले में पट्टा डाल लेगी। तो आप लोग खुद ही नहीं जाओगे, गवर्नमेंट खुद ही कैंसिल कर देगी। तो ये कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम एनजीओ तो अपने आप ही नहीं जाती है, उनको लगता है कि उन्होंने बदतमीजी काट रखी है, और कुछ को गवर्नमेंट को लगता है बदतमीजी काट रही है, तो कुछ को गवर्नमेंट रिन्यू नहीं करती है। तो 6000 एनजीओ ऐसी थी जिनका यहाँ पर पत्ता कटा भी यहाँ पर, ठीक है, ये बेसिकली जनवरी के महीने में। अगर बात करें 16,888 के करीब, 16,888 जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो थे यहाँ पर एनजीओ के 25 अप्रैल 2022 में यहाँ पर ये डाउन किए गए, जिसमें से 22,000 के करीब जो है वो दिसंबर 31 में आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को ये कंटिन्यूअसली देखने को मिलती रहती है जब एनजीओ के बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो वैसे अब अगर आप लोगों को ये कानून समझना है पूरा, तो इस एक स्लाइड के अंदर में इस कानून का जिस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को इसके पूरे नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले। सबसे पहले बात करते हैं अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, तो 1976 में यहाँ पर ये लाया गया। अगर इस ईयर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये वही ईयर है जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से लेके 77 तक। तो उस टाइम पर ये लगा कि कई सारी एनजीओ जो हैं वो देश का माहौल बिगाड़ रही हैं, और इंदिरा गांधी जी के द्वारा उस टाइम पर यहाँ पर एफसीआरए के लिए यहाँ पर चीजें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पर बात की गई। तो इसको ओरिजिनली जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो था, इससे पहले अगर बात करें, ये फ्रीली अलाउ किया जाता था, फंड रिसीव किया जाता था, और यहाँ पर एक तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पर ये फंड को खर्च किया करती थी ऑर्गेनाइजेशन। 1984 में यहाँ पर ये बोल दिया गया कि जो फंड आप लोगों को मिलेगा वो अपने लिए ही आप लोग यूज करेंगे, किसी और एनजीओ को ट्रांसफर आप लोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि फंड मिला किसी और को, उन्होंने क्या किया, किसी और को पकड़ा दिया कि ये ले तेरे फायदे के लिए, तो इसको यूज कर लेना। तो कोई चेक करने वाला था ही नहीं, तो आराम से फंड जो है वो इधर उधर हो जाता था। पर लेकिन अब जो है सारी चीजें प्रॉपर वे में एक पैटर्न में चलने लगी कि जो पैसा तुमको मिला है वो तुम ही यूटिलाइज करोगे, और जिस पर्पज के लिए मिला है उसी पर्पज के लिए यूटिलाइज करोगे, इधर उधर ये पैसा जो है माल पानी नहीं जाना चाहिए। 2010 में 1976 में अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, तो रिपील्ड कर दिया गया और रिप्लेस किया गया यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन, जो कि यहाँ पर जिसको बोला गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अलोंग विद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल भी लाए गए 2011 में, जिसके चलते कई सारे की चेंजेस यहाँ पर किए गए। वो इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या थे? जब पहले यहाँ पर अगर एफसीआरए का आप लोगों को यहाँ पर लाइसेंस मिल गया तो पूरी जिंदगी के लिए आप लोग उसको एंजॉय कर सकते थे, पर लेकिन यहाँ पर वो जिंदगी जो है वो छोटी कर दी और 5 साल के लिए यहाँ पर बोल दिया कि अब हर 5 साल में आप लोगों को इसको रिन्यू करना पड़ेगा। यानी कि हर 5 साल में जाकर चेक किया जाएगा कि जो यहाँ पर आप लोगों को ये पैसा दिया जा रहा है, जिस पर्पज के लिए पैसा दिया जा रहा है और किस पर्पज के लिए आप लोग इसको यूज कर रहे हो, उसका एक चेक एंड बैलेंस यहाँ पर रखने की कोशिश की जाएगी। ओनली 50% जो फंड है उसको बोला गया आप लोग यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए, यानी कि आप लोग कहीं पर जा रहे हैं, किसी को रख रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो जो भी आप लोग खर्चा है, कोई ऑफिस आप लोग चला रहे हैं, 50% फंड उसमें यूज करोगे, बाकी का सारा पैसा जो है उसके लिए यूज करोगे जिस पर्पज के लिए आप लोगों को फंड मिल रहा है। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर 1976 में नहीं थी, पर लेकिन अब यहाँ पर वो सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। एफसीआरए में फिर अमेंडमेंट किया गया 2020 में और फिर से रीडिफाइन की गई इसकी कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन और कैसे चीजों को यूटिलाइजेशन करना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर एफसीआरए जो है जब से चला अब तक का काफी बार इसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखेगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब 5 साल के लिए यहाँ पर आप लोग रजिस्टर करा सकते हैं, हर 5 साल में आप लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा, जाकर उसको री रजिस्टर कराना पड़ेगा। एफसीआरए को जो अमेंड किया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कई सारी चीजें की गई, जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया, चेंजेस किए गए, फिर से रीडिफाइन किया गया कि किस तरीके से आप लोगों को बेसिकली चीजों को यूज करना है। फंड जो रिसीव करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ही उसको यूज करना है, इधर उधर आप लोग यूटिलाइजेशन उसका नहीं कर सकते। वो सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिली। इसी के साथ में एनुअल फ्लो जो है फंड का, जो भी यहाँ पर एक तरीके से कंट्रीब्यूशन में जाता है, ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर जो देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो क्लेम किया था यहाँ पर, तो उसका कई गलत तरीके से यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिली। यानी कि फंड जो है जहां पर जिस तरीके से जिस पर्पज के लिए जा रहा है उसी को आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोविजन लगा दिया गया यहाँ पर, अमेंडमेंट किया गया इसके सेक्शन 7 में, जिसके चलते फंड को यहाँ पर किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो सारी बातें। इसी के साथ में एक सिंगल अकाउंट में आना है और वो भी कहां पर, एसबीआई की ब्रांच होगी दिल्ली के अंदर, वहीं पर ये फंड आना है, ठीक है। इसी के साथ में इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर बेसिकली बताएगी कि कहां से रेमिटेंस आ रहा है। रेमिटेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में आप लोग अपना काम करने जाते हैं कहीं बाहर और वहां से पैसा कमाकर आप लोग अपने घर भेजते हैं, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। आधार कार्ड यहाँ पर बेसिकली मैंडेटरी बना दिया गया ताकि पता चल सके, और कैप लगा दी गई यहाँ पर, जो भी मैंने आप लोगों को बोला था ये यहाँ पर काफी बड़ा चेंज किया गया।
बोला गया था 50% फंड जो है वो आप लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए, या फिर मोटे मोटे तौर पर बोले तो अपनी जिंदगी को अय्यासी से उड़ाने के लिए, और 50% जो है यहाँ पर आप लोग उस काम के लिए खर्च कर सकते हो जिस काम के लिए आप लोगों को फंड मिला है। अब ये जो 50% वाली लिमिट है इसको और कम कर दिया गया और इसको 20% कर दिया गया, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं वो 20% है, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो फंड आया है 80% उसी के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। यानी कि अगर एजुकेशन के लिए फंड दिया गया है तो 80% उसी के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, मोनली 20% जो है वो आप लोग खाने पीने रहने सोने के लिए आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली। पर लेकिन एक चीज आप लोगों को पता है कि जो चीजें सही होती है उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। यहाँ बोला गया कि कई सारी एनजीओ के द्वारा कि फालतू में रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, नॉन शेयरिंग ऑफ फंड की वजह से कई सारे जो हमारे काम धंधे जो हैं वो रुक गए हैं यहाँ पर, ठीक है। कई सारी एनजीओ के पास में एक्स्ट्रा फंड होता है, उनको वो नहीं मिल पा रहा है एक्स्ट्रा, और यहाँ पर एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये काफी इरेशनल है कि पूरे देश के अंदर में एक ही ब्रांच रहेगी, वहीं पर जाकर सब आप लोग अपना अकाउंट खुलवाएंगे, ये सही नहीं है। इसी के साथ में अनईज हो रहा है ऑपरेशन करने में, सबको दिल्ली में ही आना पड़ेगा और वहां से ऑपरेट करना है, चाहे देश में कहीं भी जा रहे हैं। और इलॉजिकल भी है यहाँ पर, ये हर एक बात पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला भी गया था कि ऐसा नहीं कि पेगासस का आप लोग सबके ऊपर केस लगा दिए। यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऐसा नहीं कि हर एक चीज आप लोग जस्टिफाई करोगे कि क्यों कर रहे हो नेशनल सिक्योरिटी, ये क्यों कर रहे हो नेशनल सिक्योरिटी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तर्क भी उसके पीछे होना चाहिए कि सही एक लॉजिक होना चाहिए कि हाँ इसलिए आप लोग ये काम कर रहे हो। तो ये बातें भी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा इसके बारे में बोली गई। तो ये पूरा कानून जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभी क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आप लोगों को करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसके बारे में पूरा बताया कि यहाँ पर अभी क्यों रिसेंटली ये न्यूज में आ गया। एक पूरा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या फायदे क्या नुकसान और क्यों यहाँ पर इसको बेसिकली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सही आंसर दे पाओगे, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो चूक जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। बोला जा रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में फर्स्ट इनेक्ट किया गया 1976 में और फिर अमेंडमेंट किया गया 2015 में। दूसरा यहाँ पर बोला गया है ये मैंडेटरी है फॉर ऑल द एनजीओ, तो यहाँ पर रजिस्टर करना है उसको एफसीआरए के तहत। तीसरा यहाँ पर बोला गया कि रजिस्टर करना है इज इनिशियल जो वैलिड है वो 3 ईयर के लिए आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोग को आंसर देखना है कि यहाँ पर ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है आप लोग यहाँ पर बताना है। फिर से ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट यानी कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया नोट करेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट पूछा गया यहाँ पर। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद भी अगर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे फिर भी क्वेश्चन गलत कर दोगे, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद में जरूर पढ़िए, नोट पूछा है या फिर यहाँ पर नोट करेक्ट या फिर करेक्ट पूछा है तो आप लोग सही से आंसर दे पाओगे। अभी मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप लोग को पता है यहाँ पर ये 2015 नहीं था, यहाँ पर 2010 था, यहाँ पर मैंने अभी आप लोग को बताया 2010 में इसको अमेंड किया गया, ठीक है। इसी के साथ में ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 साल के लिए नहीं, मैंने 5 साल के लिए बताया। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो गलत वाली स्टेटमेंट अक्सर आप लोग क्या करते हैं, यूपीएससी आप लोग के साथ में जब खेलता है सारी स्टेटमेंट सही सही देता है, बीच में 2 स्टेटमेंट गलत डाल दी, ठीक है, यानी कि गलत वाला क्वेश्चन पूछ लिया। आप लोग फ्लो में गलत सही चल रहा था, इसमें भी आप लोग सही वाला लगा के आगे, पर लेकिन यहाँ पर गलत पूछा गया था। तो इस तरीके से आप लोग को चीजें समझनी पड़ेगी ढंग से। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा होमवर्क के तौर पर, यहाँ पर हर एक मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। 2 मिनिस्ट्री तो यहाँ पर ऐसे जिनके मिनिस्टर आप लोगों को एक ही देखने को मिल जाएंगे, 2 क्या मुझे चलो कुछ नहीं, ठीक है, आप लोगों को आंसर देना है। 2 के यहाँ पर ज्यादा ही काम है अटेम्प्ट करना आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर, रेगुलेशन एक्ट जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो अभी मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आप लोग यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके चलते क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप लोगों को चीजों को अटेम्प्ट करके चलना है। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, अगर डाउट होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। आज के जो एसएलवी कमांडो है ये है प्रोग्रेस, काफी प्रोग्रेसिव वे में इनके द्वारा आंसर दिए गए हैं, काफी अच्छा लगा, काफी डिटेल में आंसर दे रखे हैं। और कल का डिस्कशन जिस किसी ने नहीं देखा है वो जरूर देखेगा, कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर किए थे यार। फिर बोलते हो क्वेश्चन छूट गया, आर्टिकल छूट गया सर, रेगुलर अगर नहीं देखोगे फिर बोला मत करो, ठीक है। जो रेगुलर देखता है वो उसका कोई नहीं छूटेगा आर्टिकल, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, ठीक है। आज की 5 वोकैबुलरी है और जो भी इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, इवन एक बच्चे के द्वारा तो बोला गया सर पहले जिस चीज से डर लगता था वो डर हट गया है। डेली जिस तरीके से आप ये चीजें कवर कराते हो, रेगुलर प्रैक्टिस होती जा रही है। ओनली संडे में आप लोगों को ये चीजें कवर नहीं होती, संडे में वोकैबुलरी वगैरह नहीं आती है, तो यहाँ पर एक दिन में संडे इसलिए छोड़ता हूं ताकि आप लोग रिविजन कर सके जो भी आप लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर बात करें तो बात की जा रही है ये 5 वोकेबलरी के बारे में जिससे आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करने हैं। आंसर राइटिंग में फायदा पहुंचाएगी, एसे राइटिंग में, और इवन इंग्लिश स्पीकिंग में भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी अगर इनसे आप लोग सेंटेंस फॉर्म करते रहोगे। बज यानी कि हटाना, यानी कि एक तरीके चीजों को थोड़ा सा मूव करना, उन्हीं के स्लाइटली चेंज कर देना चीजों के अंदर में, या मूव कर देना थोड़ा सा, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसकी वजह से कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है। डेलिब्रेशन होता है विवेचना। विवेचना मतलब एक तरीके से कंसिडर करना, एक तरीके से लॉन्ग या फिर केयरफुल डिस्कशन करना, किसी चीज को कंसिडर करना डिस्कशन में, तो ये आप लोगों को डेलिब्रेटली उसने वो काम कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से तो यहां पर विवेचना होगा ये। ठीक है। इसी तरीके से बात करें तो रिड्रेस मतलब निवारण करना, किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना, रेमेडी। जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं सर सुबह नहीं उठ पाते हैं। ठीक है। तो सुबह उठने का सबसे आसान तरीका ये होता है यार, एक तो अच्छा खासा पानी पीकर सो आप लोग यहाँ पर शाम को। ठीक है। और सुबह को जैसे ही आप लोग उठते हो तो अपने पास में बोतल रखो और अलार्म थोड़ा सा दूर रखो। तो जैसे ही अलार्म आप लोग का बजता है तुरंत आप लोग को क्या करना है, अलार्म बंद करते ही बोतल खोलकर पानी गटक जाना है। तुरंत जहां जहां पानी बॉडी में अंदर जाता रहेगा आप लोगों की कोशिकाएं जो हैं वो एक्टिव होती चली जाएंगी और आंखें अपने आप आराम आराम से खुलती चली जाएंगी, वरना फिर से सो जाओगे। तो ये तरीका है, इसको करो, आप लोग को काफी फायदा होगा। जो पर्सनली मैं अपने आप फॉलो करता था पहले, हालांकि अब तो आदत बन चुकी है। तो ये निवारण है, सॉल्यूशन है एक तरीके से। आंसर राइटिंग नहीं हो रही है तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। कौन माँ के पेट से सीख के आता है यार, सब ये तो करते हैं। ठीक है। लिंगरिंग मतलब लटका रहना, सुस्त रहना, बस चल रही हैं चीजें ऐसे ही, यानी एक तरीके से पड़ी हुई हैं उसी तरीके से पैटर्न में, तो एक तरीके से बस चल रही हैं किसी तरीके की चीजें, तो वो वाली चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। परकअप का मतलब होता है एक तरीके से पुनर्जीवित करना, एक किसी के अंदर जोश भर देना। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर मॉर्निंग में लेक्चर देख के मजा आ जाता है, जोश भर जाता है, तो मुझे भी तो जोश आता है जब आप लोगों के लिए एक लेक्चर बनाता हूँ। सुबह को उठ के एक शानदार शुरुआत होती है कि अच्छा ये मुझे करना है, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि SLV फैमिली के मेंबर हैं, इनको ये चीजें पढ़ानी है मुझे, तो एक तरीके से मैं हमेशा सोचता हूँ कुछ ना कुछ दुआएं आप लोगों के लिए, कि मैंने कहा जल्दी से जल्दी यार सिलेक्शन हो जाए, जो कुछ पाना चाहते हैं आप लोगों को चीजें मिल जाए। तो एक तरीके से चीजें एक एज ए टीचर मुझे ये चीजें करना अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को उससे जिंदगी में फायदा हो, आप लोग खुश रहो, तो जितना खुश आप लोग रहोगे उतना ही ज्यादा हमारा ये परिवार भी खुश रहेगा, आगे चीजें बढ़ेंगे लेकर। तो ये चीजें हैं, तो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव अफर्मेशन रखो, अपनी चीजें आप लोगों को चेंज होती नजर आएंगी। तो 5 शब्द हैं नए, और 5 शब्द जो आप लोगों ने पूरे वीक में सुने थे पिछले, उसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा जरा थोड़ा सा, ये रिक्वेस्ट है। और ये सारे के सारे SLV PDF पर भी मैं पोस्ट कर देता हूं, जो कि टेलीग्राम चैनल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का जो आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी है सुंदरबन नेशनल पार्क। सबसे पहले तो यहाँ पर सुंदरबन इसका नाम रखा गया है, ये आप लोगों को वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस एरिया में सुंदरी नाम का एक ट्री पाया जाता है जिसके नाम पर इसका नाम सुंदरबन रखा गया। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ही होगी। नेशनल पार्क आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा टाइगर रिजर्व, यहाँ पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। बायोस्फीयर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आप लोगों को नजर आएगा हमारे देश के अंदर में, और वैसे बांग्लादेश के अंदर भी चीजें फैली हुई हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई 1987 में। हम में से बहुत सारे लोग तो उस टाइम पर पैदा भी नहीं हुए जब यहाँ पर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई जा चुका था, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नेशनल प्रोस्पेरिटी के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो सॉरी नेचुरल अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये कैटेगरी 9th और 10th के अंदर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व या मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2001 में यहाँ पर इस कैटेगरी में इसको रखा गया, कंसीडर किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी कंट्री के नाम से भी। कई बार आप लोगों से स्टेट के नाम पूछ लेते हैं, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देकर बोलते हैं इसको मैच कर बताओ कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। देखिए लेक्चर में ना आप लोगों को बड़ी एक मिक्सचर देखने को मिलेगी चीजें, आप लोगों को कहीं वोकैबुलरी मिल रही है, कहीं क्वेश्चन मिल रहे हैं, कहीं लोकेशन मिल रही है, कहीं आप लोगों को एक तरीके से नहीं जो टॉपिक स्टैटिक पढ़ाया जा रहा है, तो पूरा मिक्सचर होता है, एक बैलेंस डाइट होती है। अगर आप लोग इसको पचा पाते हो, पूरा लेक्चर होने के बाद में चीजों को रिकॉल कर पाते हो, वो काफी बड़ी बात होती है। तो ये काम जरूर किया करो, लंबे समय तक चीजें आप लोग जो है वो याद रख पाओगे। तो कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताना और फीडबैक जरूर दिया करो लेक्चर को देखने के बाद में। इससे मुझे पता चलता है कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर को सुना है। ठीक है। और PDF यार आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग आंसर लिख सकते हो, SLV PDF वाले में आप लोगों को नोट्स मिल जाते हैं, फेसबुक पर भी आप लोग आंसर लिख सकते हो जो टेलीग्राम पर नहीं है। और बाकी मेरे साथ में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर अगर कनेक्ट होना चाहो तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। वहां पर भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें, मोटिवेशनल चीजें, ये मुझे लगता है जो पर्सनल चीजें शेयर की जाती हैं थोड़ा बहुत जो इंस्टाग्राम पर, तो आप लोग वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी के साथ में पॉलिथीन वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, फीडबैक जरूर देना है। नेक्स्ट लेक्चर तक मिलता हूं, तब तक अपने अंदर एनर्जी बनाए रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।